कॉमरेड तुम मुस्क हो, तुम्हारे माथे पत्थर महकते हैं, पांव तले धूल दमकती है जगमग, कांच आंखें तुम्हारी चकती हैं सूरज, तुम्हारी नब्ज की लय पर सैयारे महकते हैं, कॉमरेड तुम आग हो। ऐसी सैकड़ों कविताएं कॉमरेडों की खिदमत में कही जा सकती हैं, लेकिन जब राजस्थान की नज़र से देखते हैं तो जितनी संख्या में कविताएं कॉमरेडों के लिए कही गई हैं, उतनी संख्या में आज ढूंढने पर ढंग के कॉमरेड नहीं मिलते। राजस्थान में वामपंथी विचारधारा के अगुआ लोगों से जब इस बारे में बात होती है तो भाजपा और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र है। क्रॉस चैट पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट के हमारे खास मेहमान हैं कॉमरेड ओम सैनी। ओम सैनी राजस्थान में वामपंथी विचारधारा के अगुआ लोगों में से रहे हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर इन्होंने अपने सफ़र को शुरू किया, फिर कॉमरेड पत्रकार, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, और दूसरी खास बात यह है कि ओम सैनी उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने बनते, बिगड़ते और बदलते राजस्थान को देखा है। अगर आज मेरे से कोई पूछे कि राजस्थान की राजनीतिक घटनाओं का सबसे सटीक दस्तावेज किसके पास मिलेगा, तो मैं यकीनन ओम सैनी का नाम लूँगा। आज ओम सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि एक पत्रकार बदलते और बिगड़ती घटनाओं का सबसे सजग साक्षी होता है, और उन्हीं घटनाओं पे आज हम ओम सैनी से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैंने आपके बारे में आपके ज़माने के लोगों से पूछा, जो आपके उस दौर के साथी रहे हैं, यार रहे हैं। दो तरह की बात निकल के सामने आई। वो लोग थे जो आपको पसंद करते थे, उन्होंने कहा कि ओम सैनी हमारा दोस्त था और बड़ा लड़ाकू किस्म का आदमी था, फाइटर टाइप। जो लोग आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे ना इत्तेफाकी रखते हैं, उन्होंने कहा कि बिगड़ैल कॉमरेड था, पंगे करता था। तो सच्चाई क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं। देखिए जी, मैं तो बहुत सहज आदमी हूँ और उम्र के साथ में लगातार सहज और सहज और सहज होता जा रहा हूँ। लेकिन समाज को समझने के लिए, राज्य को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है, वो टूल्स चूँकि लेखनी में या बोलने में, दोनों में मेरे पास में मार्क्सिज्म के हैं। मैं ये समझता हूँ कि मार्क्सिज्म अगर आप समझते हैं तो आप हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। व्यक्ति की भी समस्या का समाधान, समाज की भी, देश की भी और राज्य की भी। लेकिन इसमें मेरा कहीं कोई दुराग्रह नहीं है। मेरे औजार हैं, उन औजारों से मैं चीज़ों को देखता हूँ, नापता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। राजनीति की बात आई तो आया कि ये जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन जॉब्स कहाँ हैं, तो जॉब्स के लिए क्या और पढ़ाया क्या जाता है हमें, और हमसे राय क्यों नहीं लेते। हमसे वोट तो लेते हैं। अच्छा, 18 साल का होते ही या 21 साल का होते ही वोट की आप डिमांड करते हैं, तो हमें राजनेता ले जाते हैं अपने साथ में, हम उनके लिए काम करते हैं, लेकिन हमसे कोई बात तो करता नहीं यूनिवर्सिटी में। तो सीनेट में, सिंडिकेट में और इन सब में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। ये एक सिलसिला रहा। हमने ऐतराज़ किया कि ये जो कंपलसरी अटेंडेंस क्या होती है। अच्छा, जब मैं अपने वोट का अधिकार मेरे पास में है, मेरी समझ का पूरा सिलसिला बना हुआ है, जब मैं निर्णय कर सकता हूँ दूसरों के भाग्य का अपने वोट से, तो फिर कि आप कंपलसरी अटेंडेंस क्यों करते हैं। जिसको पढ़ना होगा क्लास पे आ जाएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं आएगा तो फेल हो जाएगा, तो अपने आप सफ़र करेगा। और यहाँ से आपके कॉमरेड बनने की शुरुआत होती है। क्या होती है अटेंडेंस? तो मैंने ये करवाया। अच्छा, राजस्थान विश्वविद्यालय में आगे आकर के, और मैंने कंपलसरी अटेंडेंस अबोलिश करवाई। अबोलिश करवाने के बाद में वो पुनः स्टार्ट हो गई, क्यों वो अलग बात है। लेकिन सर अभी तो फुटबॉल खेल नहीं पाते होंगे आप। 82 साल की 82 उम्र साल। में तो ये बताइए, बड़ा मुश्किल है। अभी कॉफ़ी हाउस में बैठने के अलावा और क्या काम करते हैं आप? कॉफ़ी हाउस में बैठना तो देखिए, संवाद अगर नहीं होता है तो आदमी में एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है। मेरी उम्र में अवसाद की स्थिति आ जाती है। तो आपको डायलॉग तो करते रहना चाहिए।
समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जमात में क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, वो जानना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि जो दिल्ली के कम्युनिस्ट हैं वो जेएनयू से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और जयपुर के कम्युनिस्ट हैं वो कॉफ़ी हाउस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कम्युनिज्म कोई ठप्पा नहीं है, ये एहसास की चीज़ है। और जब आपको एहसास होता है कि अभावों का कारण क्या है, गरीबी का कारण क्या है, जॉबलेस रोजगार का कारण क्या है, रोजगार नहीं मिलता, ये सिस्टम कैसा है, तो सिस्टम को जानने के लिए आपको फिलोसफीज़ के साथ में देखना पड़ेगा। सोशलिज्म पढ़ेंगे आप, कम्युनिज्म पढ़ेंगे आप, गांधीवाद पढ़ेंगे आप, नेहरू को पढ़ेंगे आप। इनमें जो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है, जो सारे जमातों को एक साथ बिठा कर के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल जिसको बोलता है, वो वैसा समाज बनाने के लिए अगर कोई बात होती है तो वो बात ही ज़्यादा सार्थक है। मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्टों का कुछ नहीं है। कम्युनिस्ट होना तो एक पार्टी का मेंबर होना एक अलग बात है, और कम्युनिस्ट और उस सर्वहारा का एहसास होना एक अलग बात है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बारे में पता चला कि आप 60 साल से, बीते 60-65 साल से एक ही कॉफ़ी हाउस में बैठ रहे हैं। नहीं, कॉफ़ी हाउस में तो मेरी बैठक है वो। ओके। मतलब मेरे पास में ड्राइंग रूम नहीं है इतना बड़ा कि मैं लोगों को बुला करके वहाँ एंटरटेन कर सकूँ, कॉफ़ी पिला सकूँ। वो बड़ा महंगा सौदा है। इसलिए कॉफ़ी हाउस बेहतर जगह है जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ में बैठते हैं रेगुलरली, और जो भी आपसे मिलना चाहता है, जो संवाद करना चाहता है, जो जानना चाहता है, जनाना चाहता है, उन सब के साथ में एक ऐसा एक पंचायत है कॉफ़ी हाउस। नहीं, आपके जैसे जो लोग हैं आपकी जनरेशन के, वो लोग तो अभी भी टिके हुए हैं। अभी क्या हमारी वाली जनरेशन के लिए, पहले ये जो कॉफ़ी हाउसेज हैं तो एक राजनीतिक विमर्श का बड़ा केंद्र हुआ करते थे, बुद्धिजीवी लोग बैठते थे, बड़े लोग यहाँ पर बैठते थे। अब हमारी वाली जनरेशन के लिए कैफ़े कल्चर आ गया है या फिर दूसरी लोकेशन। अब जो जयपुर का कॉफ़ी हाउस है, पहले MI रोड पे ये चलता था, बड़े नेता आते थे, भैरू सिंह शेखावत वहाँ बैठते थे, अशोक गहलोत वहाँ लंबे टाइम तक बैठे रहे हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट है जयपुर में कैसे शुरू हुआ, कौन कौन लोग आए, ये जो कॉफ़ी हाउस है इसने कितने नेताओं को गढ़ा, और कौन कौन बड़े लोग यहाँ बैठे, नहीं पता है लोगों को। जो एक जरिया था, आज तो आपके पास में सोशल मीडिया है, ऐप्स है बहुत सारे कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कॉफ़ी हाउस एक जगह हुआ करती थी, लंबी बहस चलती थी, साहित्यकार भी आ सकते हैं, वो जहाँ दूसरे प्रोफेसर्स भी आ सकते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, संवाद हो सकता है, कुछ चीज़ों को निकल जाते हैं। क्योंकि इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण मुझे जो बार बार हम लोगों को जो रियलाइज़ हुआ वो ये हुआ कि 1966-67 में चार्ल्स डिगाल जो फ्रांस के नेता थे, उनके खिलाफ एक बगावत हुई। अच्छा। और पेरिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनके खिलाफ बगावत की, और एक लिबर्टी की बात कर रहे थे कि हॉस्टल्स में कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। उसको सरकार ने दबाने की चेष्टा की। उनका जो लीडर था वो कौन बेंदित उनका नाम था। अच्छा। और उस वक्त जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जिसमें जापाल सात्रे और सीमेन दिबाऊ, ये बहुत प्रमुख नाम है, उन लोगों ने उस मूवमेंट को मदद किया। और एक अखबार था जो फ्रांस से निकलता था, उसका नाम मेरे माथे से स्लिप हो रहा है, उसने लीड किया उसके अंदर। ओके। तो डिगाल को सलाह दी शासन ने कि साहब इनको, ये जापाल सात्रे को, इनको आप पकड़ के बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो डिगाल का कहना था कि वो हमारा हीरो है जापाल सात्रे, जो हमारे समाज को बनाता है, जो देश को बनाता है, जिससे फ्रांस पहचाना जाता है। उसको जेल में नहीं रखना है, उसको बाहर ही रखना है, और उसके साथ में ये सब शासन वाली चीज़ें नहीं करनी है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा उस वक्त। ओके। उस वक्त पढ़ा तो ये हमने सोचा कि बिल्कुल हमारे नेता भी ऐसे होने चाहिए जैसे डिगाल हैं, जो हमें तरजीह दें, हमें सुने, हमें जो नौजवान है उसके सामने विचार रख दीजिए, उस पर चर्चा करवाइए, चर्चा रोकिए मत, नया विचार आएगा सामने। आपके ज़माने में ये कॉफ़ी हाउस ने ये काम किया, यही काम जो आज मैं देख रहा हूँ जनजी के हिसाब से। लेकिन वो उस वक्त कॉफ़ी हाउसेज ने यही किया। कलकत्ता का कॉफ़ी हाउस, दिल्ली का कॉफ़ी हाउस, बॉम्बे का कॉफ़ी हाउस, इलाहाबाद तो का ये सारे कॉफ़ी नेता हाउस, बैठते थे सारे आपके साथ कॉफ़ी हाउस में? देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया छोड़ दीजिए, वो तो अलग, मोहन जी पान वाले के यहाँ जाते थे और निकल जाते थे। लेकिन सतीश चंद्र अग्रवाल, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, ये लोग तो सब को, प्रसुंदर शर्मा, कई नाम हैं
ये सब हमारे कॉफ़ी हाउस के प्रोडक्ट ही रहे हैं। वहीं आते थे, वहीं बैठते थे, वहीं चर्चा करते थे। और ये उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी कि भैरव सिंह जी यहाँ बैठे तो अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे, ना ना, वहीं जाके हाँ, खट से बात कीजिए ना आप। ठीक बात है। तो ये खुलापन था सोसाइटी का। ये बंद सोसाइटी डेवलपमेंट का निशान नहीं है, खुली सोसाइटी डेवलपमेंट का निशान है। ठीक बात है। ये हम लोग आज महसूस करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कॉफ़ी हाउस को मैं देखता हूँ, साथ साथ में जब हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं, जैन जी क्यों बोलने लगे हैं, वो वही बात कह रहे हैं जो हम लोगों ने उस वक्त सोचा था कि संवाद होना चाहिए, संवाद के बगैर कुछ होता नहीं है। और लेकिन ये सचमुच में ऑनेस्टी से हो। वापस से महाराजा कॉलेज की तरफ लौटते हाँ हैं जी। सर, जहाँ आपने फुटबॉल खेला, जहाँ से आप लीडर बने। और मैंने सुना है कि शांति धारीवाल ने रैगिंग ले ली थी आपकी एक बार। देखिए, शांति जी उस ज़माने में कॉलेज के महाराज कॉलेज में वो और उनका एक दोस्त और था जिसका नाम शायद पिंटो था। पिंटू? पिंटो पिंटो पिंटो, अब पता नहीं। ओके। तो इनका बड़ा दबदबा था, सीनियर मोस्ट लोग हुआ करते थे। शांति धारीवाल का? हाँ। महाराजा कॉलेज के बॉस थे? महाराजा कॉलेज में सीनियर्स की बड़ी इज्जत किया करते थे पहले स्टूडेंट्स। अच्छा। ये सीनियर जूनियर का सिलसिला अब बंद हुआ, वरना पहले सीनियर्स की बड़ी इज्जत करते थे। तो मैंने देखा कि फुटबॉल खेलना है शाम को, तो पैंट पहनने के बजाय निक्कर पहन के चला गया। अपने प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। क्लास का तो ख्याल ही नहीं था, क्लास तो देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले खेलने का वो सारा। तो इन्होंने कहा कि इधर आओ। शांति धारीवाल ने? हाँ, शांति धारीवाल ने कहा इधर आ, और पिंटो ने ठोकी गाली आपको? हाँ। तो मैंने यूँ देखा, और देखने के बाद में जो मेरे बिल्कुल बर्दाश्त, मैंने जोर से धड़ाक से थप्पड़ मारा और खट से भागा। किसको मारा थप्पड़ आपने? उसको, पिंटो को। पिंटो को? पिंटो को। शांति धारीवाल को नहीं मारा? नहीं। अच्छा, शांति धारीवाल। ठीक है। उन्होंने, अच्छा, ये मालूम नहीं था कि शांति धारीवाल मतलब कौन है क्या है, क्योंकि इनके पिताजी तो मिनिस्टर थे वैसे उस वक्त। तो वो, और उसके बाद में भागा, अपनी साइकिल उठाई और कॉलेज से बाहर हो गया, और जाके अपने मित्रों से कहा कि ऐसे ऐसे करके पंगा हो गया। पंगा हो गया, ऐसे ऐसे हुआ है सारा। तो उस वक्त कह चलो देखते हैं सारा, वो सब हुआ। बाद में राजीनामा हुआ, उसके बाद में तो मुझे वो कॉलेज कैंटीन में चाय पिलाई और सारा एक सीन बाद में शांति धारीवाल दोस्त बन गया? हाँ, दोस्त नहीं, वो बड़े थे तो उसको, हम लोग सीनियर्स के साथ में दोस्ती का सिलसिला नहीं, वो हमारे अपने टीम के लोगों के साथ में। और हमारी 63 की बात है ये? हाँ, ठीक बात है। और कौन कौन लोग थे आपके साथ? मेरे साथ में राजनीति के तो लोग ज़्यादातर गुड बाय कर गए, लेकिन जो मेरे देखते देखते आए हैं उनमें तो जैसे राजेंद्र राठौड़ हैं, ये मेरे देखते हुए आए हैं, और इनका डेवलपमेंट मैंने देखा है। ओके। इनकी राजनीति कैसे विकसित हुई, क्या क्या हुआ, इनमें बड़ा दम रहा है, और वो दम आज भी नज़र आता है। महेश और रघु शर्मा, हाँ, ये दोनों साथ? ये भी आप साथ नहीं, मेरा कोई नहीं, बाद में ये रघु शर्मा और महेश जोशी हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट इलेक्शन सब हुए, तो पहला जो प्रेसिडेंट बना वो हुकुम सिंह थे, और कॉमरेड हुकुम सिंह, SFI जिनका ट्रैक्टर अभी भी यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ है। उनके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। देखिए, हमारे यहाँ हम लोग बेहद हमारा दोस्ताना सारा ताल्लुक़ हुआ करता था सब लोगों से। उस वक्त कुल मिलाकर के और 3 ऑर्गेनाइजेशन थे, रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो समाजवादियों की यूजन सभा। समाजवादियों का यूजन सभा? अच्छा, यूजन, ओके। और कम्युनिस्टों का AISF, और बाद में बना SFI। AISF CPI का रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और SFI CPM का ऑर्गेनाइजेशन रहा। हम हुकुम सिंह CPM वाले ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो अध्यक्ष बने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त किस तरह की रुझान थे लोग। समाजवादियों का नेता कौन था? समाजवादियों का ऐसा कोई प्रोमिनेंट लीडर रहा नहीं इधर यूनिवर्सिटी में, बाहर ही नज़र आए सारे, वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन महाराज कॉलेज का जो प्रेसिडेंट बना था पहला, वो सुमेर सिंह थे। सुमेर सिंह? और सुमेर सिंह एक बड़ी दमदार पर्सनालिटी थी, और वो भी मार्क्सवादी थे, तो उनका बड़ा
वाक चातुर्य देखने काबिल हुआ करता था, और हमें अच्छा लगता था। हम लोग हमारा तो खेलने के अलावा कोई काम था नहीं, लेकिन वो पहला नाम था जो कि महाराजाज कॉलेज में बड़े लोकप्रिय हुए। और कुल मिलाकर के जो छात्र जीवन रहा वो तो धीरे धीरे मैं राजस्थान कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। 65 में? नहीं, देखिए मैं 3 बार तो डिटेन रहा शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, इसलिए अटेंडेंस को रद्द करवाया। अच्छा। और एक बार मैं रेस्टिकेट हुआ। रेस्टिकेट इसलिए हुआ कि हमारे वाइस चांसलर थे जो अब जीवित नहीं हैं, और वो कार्यवाहक वाइस चांसलर थे। उन्होंने मेरे लिए कुछ प्रेसिडेंट को कि साहब जो फंक्शन होता है उसमें जो फाइनल फंक्शन होता है उसमें आगे नहीं बिठाते, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित करने की चेष्टा की। तो मैंने पूरा कॉलेज बैठा हुआ था और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा जो मेरे पक्ष में है वो खड़े हो जाए। और जो थोड़ा खुल के, ये शायद वही तो दीक्षांत समारोह की बात कर रहे हैं आप? 2 हुए। अच्छा। पहले तो कॉलेज में हुआ, फिर बाद में दीक्षांत समारोह रद्द किया। अच्छा ठीक है, आप पहले ये बता दीजिए। हाँ, तो वो वहाँ से मैंने कहा है, तो उन्होंने मेरे साथ में सारे के सारे लड़के बाहर आ गए, और जो फंक्शन के लिए खाना वाना जो कुछ बना था वो यूँ धरा रह गया। अगले दिन उन्होंने मुझे रेस्टिकेट करने का सिलसिला किया। रेस्टिकेट किया तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा, जिसे प्रोफेसर केदार ने, भैरव सिंह जी ने, इन लोगों ने ही, विधानसभा चल रही थी उसके अंदर रेज किया उसको। इधर मैंने मधुली में जॉर्ज और सीपीआई के लीडर थे, इन 3 लोगों को दिल्ली में लोकसभा के लिए दिया। अच्छा। चालू हो गया फिर तो। और वो तो गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि साहब इनका जो बरकत साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, बरकतुल्ला खान। हाँ, उन्होंने बयान दिया विधानसभा में कि इनको रेस्टिकेट नहीं किया जाएगा, इनको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो वो ये राजनीति यूँ चली। ये बात की बात है। अच्छा, दीक्षांत समारोह वाली दीक्षांत समारोह में ये हुआ कि जब ये कॉलेज के सारे, मैं प्रेसिडेंट तो था ही, तो सारे वो सिलसिले बने हुए थे। हम लोगों ने एक ख्याल रखा कि दिनकर साहब को दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था। रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा मेंबर थे उस टाइम वो? रामधारी सिंह के हिंदी समिति के अध्यक्ष थे? पता नहीं, मतलब उस वक्त वो बहुत माननीय थे, पता नहीं, याद नहीं क्या है। ठीक है। लेकिन हमने उनकी कविताएं पढ़ी थी, तो हम उनको क्रांति का कवि कहते थे उस हिसाब से ना। तो मैंने रिंग किया उनको, टेलीफोन किया यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में कि आप यहाँ क्यों आए हो इस दीक्षांत समारोह को, हम नहीं होने देंगे। ये जॉबलेस होने की वो जो सर्टिफिकेट बांटेंगे आप उसको लेकर के। तो उन्होंने कहा कि बेटे मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो कह दिया तो मैं आ गया, तुम कहो तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपको सोचना चाहिए इस पर। ये सब डायलॉग हुआ उस वक्त। अगले दिन इन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था यूनिवर्सिटी वालों ने, और शासन ने भी कि साहब इसके पास में किसी को आने नहीं देंगे। और मैं माइक पर एक ऑटो रिक्शा में लगातार बोल रहा था कि साहब ये दीक्षांत समारोह, ये अंग्रेजी ज़माने का तौर तरीका कब तक चलेगा। आप अकेले? हाँ, अब जो लड़के थे वो सब परे हट गए। तो मैं उसके बाद में उनके हौसले बढ़ गए, जो वाइस चांसलर साहब और वो जो कर रहे थे, उनके हौसले बढ़ गए कि इसके साथ तो एक आदमी भी नहीं है। तो उनमें से एक प्रोफेसर उठ कर के आया कि तुम्हारे साथ में कौन है। तो मैंने कहा मैं बताऊं कौन है। मैं बहुत तेजी से तेज चलता हुआ माइक के पास से गया, जहाँ से वो बोल रहे थे, लिया, और मैंने कहा जो मेरे साथ में है, जिन्हें मेरी बात पसंद है जो मैं कह रहा हूँ वो कहे हाँ, और जिन्हें मेरी बात पसंद है वो कहे ना। तो 100 आवाज आई हाँ। तो अब क्या करना चाहिए, बायकाट कीजिए दीक्षांत समारोह का। और सारे लोग 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स थे सब बाहर हो गए। बस ये होने के साथ ही मैं एक राष्ट्रीय छात्र नेता बन गया। मुझे नहीं पता था ये अगले दिन कैसे कैसी खबरें छपी है।
मतलब बैनर हेडलाइंस के साथ में खबरें छपी। उस वक्त ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। नाम छपाओ, ये हुआ है, इसकी क्या मतलब है। ये तो जब पत्रकार बने तब पता लगा कि इसका क्या मतलब है। तो दैट वाज द सीन। तब तो एसएफआई से जुड़ाव था आपका? हाँ, एसएफआई से मैं उसमें उस वक्त पहले मैं एआईएसएफ में था, जो सीपीआई का ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में मैं एसएफआई में आया। तो वो मतलब कम्युनिस्टों के दोनों संगठन थे। तो पहले इधर वो लड़ाई तब हुई जब इंदिरा जी के समर्थन में लोगों ने ये निकाला कि साहब ये सीपीआई ने इंदिरा जी का समर्थन किया, तो मैंने इस पे ऐतराज़ किया। 70 के दशक की बात है। हाँ, गरीबी हटाओ वाला सिलसिला जो बना था ना, वही टाइम है। तो उस वक्त की बात है। तो मैंने इस पे ऐतराज़ किया कि ना हम लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते, ये यूँ बोलते हैं। तो और ये लोग डेविएट हो रहे हैं सीपीआई को। हमने कहा कि भटक गए अपने रास्ते से, इसलिए हम इनकी बात। सर, आपके बतौर छात्र नेता रहते हुए और उसी दौरान दूसरी काफ़ी घटनाएं हुई और काफ़ी कुछ बदला उन दिनों। आप देखिए कि आप 70 के जातीय संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। जी जी जी। जातीय संघर्ष हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में होता नहीं था। वैचारिक संघर्ष होता था। उसमें जो जातीय संघर्ष आया वो तब आया जब लोगों को जिस तरीके से आज वोट लेने के लिए कम्युनिटीज़ को लोग इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इकट्ठा करना स्टार्ट हो गया। ये विजय पुनिया के ओरिजिन से शुरू हुआ? वो खास तौर से जी, नज़र तब थोड़ा आया। खुल के बताइए क्या है पूरा। देखिए, विजय पुनिया साहब जब जोधपुर से यहाँ उनकी माँ यहाँ विधायक थी और वो यहाँ आए, तो यहाँ कॉलेज में और इसमें उन्होंने एडमिशन वगैरह ले लिया। कौन सी, महाराजा कॉलेज, राजस्थान नहीं कॉलेज? नहीं, राजस्थान कॉलेज। वो आर्ट्स के स्टूडेंट थे। ओके, ये 66-7 की बात कर रहे हैं? हाँ, ये देखिए, डेट्स मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये तय है कि और दिलीप सिंह जो थे वो भी उनके साथी थे और जोधपुर से आए थे। आने के साथ में फिर इनके अपने कुछ सिलसिले बने और जाट और राजपूतों का सिलसिला से कुछ बना जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करते थे और पूरा छात्र समुदाय इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता। सर, बड़े नेताओं का संरक्षण था क्या ये? जब विजय पुनिया का यहाँ पे ओरिजिन हुआ, उधर से दिलीप सिंह या फिर मकराना के जो विधायक थे उस टाइम पे, तो एक तरफ जाटों की गोलबंदी हुई, एक तरफ राजपूतों की गोलबंदी हुई। सब ने अपने अपने जो अलग तरह के स्टूडेंट्स लीडर थे। देखिए, दो तरह के राजनेता थे उस वक्त। एक राजनेता तो ये थे जो कि इसका इस्तेमाल करना चाहते थे अपने लिए, और एक राजनेता का समूह ऐसा था जो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्रिएट ना हो इस तरह की कोशिश में थे। मैं उसमें नाम लूँगा भैरव सिंह जी का, ठीक है, जो नहीं चाहते थे ये सब बातें हो। मैं उसमें नाम लूँगा कुंभाराम चौधरी का, जो नहीं चाहते थे। लेकिन इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में इस तरह का सीन नहीं था। जाति के आधार पर गोलबंदी नहीं, बिल्कुल नहीं था। जाति के आधार पर फिर उसके बाद में फिर जातियों का समूह जब ये कहना चाहिए कि चुनाव राजनीति का परिचय जब हुआ, एमएलए और एमपी बनने का सिलसिला जब बनने लगा कि इस यूनिवर्सिटी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तब ये सब जातियों के सिलसिले बने कि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग कौन कौन से समूह के उधर हैं और शहरी क्षेत्र के लोग कैसे हैं। और ये अब उनका नाम मैं क्या लूँ कि मालूम है कि ये इस तरीके से करते हैं। नहीं, मैं एक बार हमारे दर्शकों को भी थोड़ा खोल के बता देता हूँ। जिस संदर्भ में बात चल रही है, 1970 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक विवेकानंद हॉस्टल में एक मर्डर हुआ था और एक छात्र जिनका नाम था दिलीप सिंह, और रिश्ते में ये भैरू सिंह शेखावत के भांजे थे। और इसमें जो आरोप लगा या फिर जो नामजद आरोपी थे, विजय पुनिया जिन्हें जाट छात्रावास का जनक माना जाता है, और महिपाल मदेरणा जो बाद में कांग्रेस सरकार में मंत्री बने, और तमाम तरह की बातें हैं। तो दिलीप सिंह का जो मर्डर हुआ था उसमें ये इन दोनों का नाम एफआईआर में था, और एक खेल को लेके ये एक लड़ाई थी। ऐसा कहा भी जाता है कि दिलीप सिंह और विजय पुनिया पहले अच्छे दोस्त थे, फिर बाद में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हैं हरीश मीणा, पूर्व डीजीपी,
ये उस केस में गवाह थे और ये एकमात्र ऐसे गवाह थे जो ऐन वक्त तक जिनके बयान कभी बदले नहीं। मैं सही बात कर रहा हूँ सर? एक और अच्छा। एक और थे जो ये, उनका नाम था उषा नाहर। उनके मामा अच्छा। डॉक्टर बकाया अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वो भी विटनेस थी ये दिलीप सिंह मर्डर हाँ, केस में। वो मतलब कि क्या देखा आपने ना, तो वो अच्छा। उसने देखा था कि ये हुआ, तो ये उसने भी अपनी बात कहीं नहीं बदली, उषा नाहर। एक हरीश मीना ने कभी अपने जो उनका जो स्टेटमेंट था उसको उन्होंने कभी बदला नहीं। खैर उसके बाद में जो भी फैसला आया वगैरह वो एक पूरी अलग तरह की कहानी है। जातीय संघर्ष की स्थिति बन गई थी सर उस वक्त, आपने तो देखा होगा उस बिल्कुल देखा, वो बड़ा खतरनाक सिलसिला था, और उसमें अगर कुंभाराम चौधरी और भैरव सिंह शेखावत अगर नहीं होते तो निश्चित रूप से दूसरे कुछ राजनीतिक जो जिनकी कुछ निगाह अलग किस्म की थी, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी मैं उसके अंदर जो कमेटी बनी थी जो दिलीप सिंह के लिए न्याय मांगने वाली, उनकी मृत्यु के बाद में सारा सब कुछ, तो इन्होंने कहा था कि क्योंकि जितने जाट लड़के थे सब चले गए, राजपूत लड़के जो थे वो सारा खुकार हो रहे थे, बहुत नाराज प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा कि देखिए दिलीप सिंह को या विजय पूनिया को हम जो देख रहे हैं, हम छात्र की हैसियत से देख रहे हैं, ठाकुर और जाट की हैसियत से नहीं देख रहे हैं। तो हमें इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि यही काम विजय पूनिया के साथ में हो सकता था और फिर हमें वही करना पड़ता, तो उस वक्त भी हमारा स्वर ऐसा ही रहे। तो मैंने कहा इस बात की हामी नहीं है, तो मैं उसमें अड़ा रहा। लोगों ने कहा कि इनकी कलश की पूजा होगी चौपड़ पर, मैंने कहा कि नहीं होगी। अस्थि कलश जो दिलीप सिंह का, तो पहले जब उससे पहले हम मीटिंग कर रहे थे तो 50-50 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे थे। जब मैंने कहा कि नहीं होगा ये, तो उस पर नहीं आए। देन दे रियलाइज कि भाई ये रंग यहाँ चलेगा नहीं, जो कुछ हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन अब आगे इससे बनेगा नहीं। और इस बात को कहने के लिए और इसको बचाने के लिए लगातार जो प्रयास करते रहे वो सिर्फ दो ही लोग थे, और दोनों दिवंगत थे। हाँ, इन लोगों ने कहा कि बेटा तू जाना नहीं कहीं पर भी, यहीं इनके साथ में रह करके ऐसा करो, कुछ समझदारी से काम लिया उन्होंने। जो एक इमोशनली चार्ज कम्युनिटी थी उसके, बिल्कुल बिल्कुल भैरव सिंह जी की इज्जत थी ना साथ में। एक बात होती, भैरव सिंह जी के तो भांजे थे दिलीप। हाँ, तो उसमें अब दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो मकराना के जो एमएलए थे वो कुछ और बोल रहे थे, वो ये और ये इनको, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो उन्होंने कहा कि तुम बने रहो इधर, ये होने मत दो। सर जाट हॉस्टल का उदय हो चुका था तब, विजय पुनिया जो कंसेप्ट, ये तो बात ये सब हो जाने के बाद में जब दबदबा बना तो एक जाट हॉस्टल किधर बन गया, एक जाट हॉस्टल किधर बन गया। बाकी ऐसा है भाई, राजपूत हॉस्टल तो पहले से था वो वहाँ पर सिंधी कैंप। हाँ, लेकिन वहाँ भी इस तरह की गैदरिंग्स नहीं थी, पढ़ने वाले लड़के ही आते थे। ऐसा कुछ नहीं था जहाँ पर बैठ कर के मस्ती करने का सिलसिला नहीं था, वो उसको वैसे ही। और इधर भी ये लड़के भी ठीक ही थे, लेकिन वो एक भाव आ गया जो पहले नहीं हुआ करता था। और बाद में तो आज सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। 70 आते आते राजस्थान यूनिवर्सिटी जहाँ पर विचारधारा के आधार पर लड़ाइयाँ होती थी, राजनीतिक विमर्श होता था, वहाँ बड़ी जातियों के अपने खेमे बन गए। बिल्कुल, ये बड़े जातियों के अपने मतलब समीकरण बन गए ऐसे, जिसमें कि काबिज कौन हो विश्वविद्यालय की राजनीति में, कौन हैसियत हासिल करे, वो सब वोट कैसे मिले उनके लिए, सब किसी ने इस पे वो नहीं किया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी लोग इलेक्ट हुए, ये इनके साथ में कोई ना कोई जाति का गठबंधन का सिलसिला रहा, वैचारिक नहीं। घोषणा पत्र दे करके और जो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने का सिलसिला तो मैंने स्टार्ट किया था। ओके। घोषणा पत्र कि हम क्या क्या करेंगे। उसके बाद में ये घोषणा पत्र कुछ नहीं, वो उसके बाद में तो सीधा ही सिलसिला बन गया कि जातियों के नेता हो गए। कौन थे, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप किसे कह सकते हैं कि ये पहला छात्र संघ अध्यक्ष था जो जाति के आधार पर बना? ज्ञान सिंह लीजिए ना, ज्ञान सिंह चौधरी। ज्ञान सिंह चौधरी, हाँ, ये जाति के आधार पे इलेक्ट होकर के आए, जो अभी भी शायद हैं। और एक बाद में कांग्रेस का सिलसिला बना, सब हुआ।
और उस वक्त के जो यूथ कांग्रेस के लोग थे वो इसी तरीके का सिलसिला करते थे। अच्छा। विद्यार्थी परिषद के पास में उस वक्त ऐसी ऐसी जाति वाला समूह कुछ नहीं था। अच्छा, ये वो बाद में हुआ। एबीवीपी में कौन कौन लोग थे उस वक्त? उस वक्त कालीचरण सराफ थे? ना, विमल चौधरी शहर की राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे और उनका जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से ही उनका सम्मान रहा। कालीचरण तो बाद में आए हैं। क्या बैकग्राउंड था विमल चौधरी का? वो शायद मेरा ख्याल है कि उन्होंने विधवा विवाह किया था। विधवा विवाह? हाँ। जो उनकी कम जमात में होता नहीं था। ठीक है। और वो उसको बड़े सम्मान से देखा गया, उसको बड़े सम्मान से उस दौर में सम्मान से देखा गया। उस दौर में बड़ा जमने वाली खतरनाक। बात नहीं। तो ये इसीलिए उनका बड़ा नाम रहा। अच्छा। हाँ, वो भी और उनकी पत्नी भी बड़ी सम्माननीय रही हैं हमेशा। हैं अभी। अच्छा, अभी मौजूद हैं। दोनों ही हैं। लेकिन पहचाना इसलिए जाता था विद्यार्थी परिषद को कि विमल चौधरी इनके अध्यक्ष। अच्छा, फिर उस धारा से कौन कौन लोग निकले उसके बाद में? वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति में विद्यार्थी परिषद में तो यही मेरा ख्याल है कि ये एक तो गुप्ता जो जयपुर शहर के मेयर भी रहे, वो विद्यार्थी परिषद के ही थे, और एक कालीचरण सराफ जो आज भी एमएलए हैं मालवीय नगर से और मिनिस्टर रहे हैं। और यहाँ कोई ऐसा नाम मुझे सतीश जी वगैरह यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं रहा कोई। एक और बड़ी घटना हुई थी सर उसी दशक में, 70 के दशक में, 67 चौथी विधानसभा के लिए जब चुनाव हुए थे, एक बड़ा खूनी संघर्ष हो गया था जयपुर में। उसको देखा आपने? 7 मार्च वाला क्या? 7 मार्च 1967। वो 7 मार्च को जो हुआ वो देखा नहीं, मैं उस वक्त जोरी बाजार में ही था। अच्छा। तो उस वक्त जो सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वो तारा प्रकाश जोशी दिवंगत। हाँ। वो थे। तो उन्होंने वो सारा जब भीड़ आक्रोशित हुई तो उसके लिए जब वो गोली चलाने वाला सिलसिला कैसे हुआ, क्योंकि बिगर मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर तो हो नहीं सकता, और उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के घायल वायल हुए थे और उनकी गोली भी लगी थी। तो हम लोगों ने बाकायदा कहा कि जनरल डायर जिन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा। अच्छा। कि जनरल डायर खासा वो सिलसिला। लेकिन वो आंदोलन उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये संपूर्णानंद जी हमारे गवर्नर थे, राज्यपाल थे, गवर्नर थे, और वो कांग्रेस के पास में मेजोरिटी नहीं थी और दल बदल का सिलसिला तभी स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो अजमेर वाले थे वो जो उसमें अपोजिशन के साथ कांग्रेस में चले गए, वो महारावल भी थे उस वक्त, महारावल लक्ष्मण सिंह। हाँ। और वो एक पूरा विपक्ष की सरकार बनने की संभावना थी, जिससे कि डिले करके और संपूर्णानंद जी कांग्रेस की सरकार अपना कमाल दिखा कर हाँ, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे। ठीक बात है। कई लोग मारे गए। बनाई भी ना। हाँ, बन गई थी सरकार। कई लोग मारे गए थे सर उस वक्त। याद नहीं है साहब मेरे को, ये डेथ कितनी हुई थी मुझे याद नहीं है, पर डेथ हुई थी। बड़ा रोचक किस्सा है सर। एक जर्नलिस्ट थे उस वक्त, अनसुईया प्रसाद थपलीवाल। हाँ। वो वहाँ मौजूद थे उस खूनी संघर्ष में। तो अच्छा। जैसे ही गोली चलने लगी तो डायरी थी उनके पास में, उस टाइम जर्नलिस्ट के पास में डायरी होती, तो जैसे ही अनसुईया प्रसाद जी को मैं जानता हूँ। हाँ, तो जैसे ही ठक ठक की आवाज़ हुई तो उन्होंने अपनी डायरी में मार्क करना शुरू किया, और अगले दिन अखबार में छापा कि 94 राउंड फायर हुआ। तो एकदम से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया कि ये कोई पत्रकार कैसे बता सकता है। ये तो मैं, क्योंकि चूंकि मैं जोरी बाजार में खुद था, तो 94 राउंड तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ठक 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 चली हैं। अच्छा। हाँ, ये 94 में तो बड़ा अंक बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं, उन्होंने अपने अखबार में छापा अगले दिन कि 94 राउंड फायर है। उसके बाद में जो भगवती प्रसाद बेरी की अध्यक्षता में जो कमीशन बना उस पूरे कांड की जांच के लिए, तो उन्होंने इस बात को सही पाया कि उन्होंने जो लिखा अनसुईया प्रसाद थपलीवाल ने, वो जांच जो थी वो उनकी रिपोर्ट के बहुत आसपास थी। हाँ, आसपास कह सकते हैं आप। हाँ। आसपास में, लेकिन 94 नहीं होगी। हाँ। हो सकता है फायरिंग नहीं, पर एक ऐसा हाँ, अच्छी पत्रकारिता का एक अच्छा जो एग्जाम्पल है।
नहीं, या बस उसकी फेक ना हो, जितना है उस संख्या सही रहे तो ठीक बात है। ठीक बात है। उसके बाद में सर आपातकाल पे बात करते हैं। 75 और आपको अरेस्ट आपातकाल पे तो सब देखिए, हम लोग कह रहे थे कि ये इमरजेंसी से पहले की बात है, तो मैं बहुत लिख रहा था उस वक्त तो। अच्छा, उससे पहले आप पत्रकार बन गए थे? ओह अरे वाह! अच्छा। मैंने 1967 में दिनमान में लिखना, 68 में दिनमान में लिखना स्टार्ट किया था। पहली रिपोर्टिंग मेरी दिनमान में हुई जब फास्टन जी, अज्ञे जी संपादक होते। मेरे कहना चाहिए कि मुझे उस तरफ मोड़ने वाले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे, जो समाजवादी थे मनस्थिति से, लेकिन बाद में उनका रंग वही हुआ जो हम हर तकलीफ ज़दा के बारे में सोचने पर हो जाता है। तो उस वक्त मैं लिख रहा था यूँ। पहली राइटिंग मेरी छपी है ब्लिट्स में। अच्छा। ब्लिट्स बॉम्बे से निकलता था। हाँ। तो ये 67 की बात है। बाद में फिर मैं दिनमान में रिपोर्ट करता रहा। तो पॉलिटिक्स पे लिखते थे आप सर? अरे वाह! वो राजनीति समझ में आने लगी थी ठीक से। ओके। क्योंकि मैं श्रीमती गांधी के जो अनुयायी थे, शशि भूषण वगैरह, वो लोग लिमिटेड डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे कि सब लिमिटेड डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए, तभी जाकर के ये सारा माहौल कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा कुछ, ये इमरजेंसी से पहले की बात है। ठीक है। हमने बहुत लिखा। तो उस लिखने का ही सिलसिला था। और मैं उस वक्त लोक जनवाद का संपादक हुआ करता था, जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार था। ठीक है। वो करीब 10,000 के करीब हम लोग ठप्पे पे छापते थे और मजदूरों में खूब पॉपुलर था वो। ठीक है। तो वो जब आपातकाल लगा तो जाहिर है फिर आप निशाने पे कैसे आए? जैसे आपातकाल में तो नेताओं को पुलिस पकड़ रही थी, भैरू सिंह शेखावत, सतीश चंद्र। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक बात, बहुत समझदारी से काम कर रहे थे वो लोग। अच्छा। किनको पकड़ना चाहिए। नहीं, ओम सैनी एक नौजवान पत्रकार नहीं, सरकार ओम सैनी पत्रकार तो था, लेकिन ओम सैनी स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी रहा। ओम सैनी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का एक्टिविस्ट भी रहा। ओम सैनी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर जिसे बोलते थे, वह उसे बोलिए आप, कार्ड होल्डर नहीं होते थे उस वक्त SFI के अंदर, स्टूडेंट फेडरेशन पार्टी के अंदर, ये CPI तक सीमित रहा। ठीक है। तो वो सारे बैकग्राउंड के साथ में जब आप समाज बदलने की बात कर रहे हैं, आप मिसेस गांधी की खिलाफत कर रहे हैं, तो आपको अगर नहीं बंद करेंगे तो किसको बंद करेंगे? तो तत्काल जब पता लगा ये, तो हमारे दोस्त थे जो महाराज कॉलेज के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, श्रीचंद। अच्छा। वो उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर बन गए थे। उन्होंने कहा था कि ओम तू घर से बाहर मत निकलना। आपको घर से पकड़ा था? नहीं। अच्छा। घर से बाहर मत निकलना, कि तू घर पे रहेगा तो मैं कहूँगा तू है नहीं यहाँ। ओके। ये पुलिस का सहयोग था मेरे को ये। तो मुझे एक समाजवादी नेता ने मुझे कहा कि कोई 12 तारीख को पकड़ा गया था मैं जुलाई में, तो कहा कि आपको पूनमिया मिलने के लिए वहाँ बुला रहे हैं। पूनमिया नहीं पकड़े गए, जो हमारे सेक्रेटरी थे पार्टी के, वो नहीं पकड़े गए थे, कि आपको वहाँ पर चौपड़ पे बुलाया है। मैं उनके बताए हुए उस पर गया वहाँ, तो रास्ते में श्रीचंद ने बताया मुझे, जो इंस्पेक्टर थे उस वक्त, कि अब तू पकड़ा जाएगा, आगे तू ट्रैप में आ गया। घर रुक नहीं रहे थे आप, कहने का मतलब। तो वो वहाँ से मैं सीधा भागा कॉफ़ी हाउस। वहाँ मैंने अपनी साइकिल खड़ी की, अपने पेपर्स कॉफ़ी हाउस के मैनेजर को दिए और बैठ गया। मैं जानता था कि वे आएंगे। तो ट्रक भर के पुलिस आई पकड़ने के लिए। मैंने कहा कि मैं कुछ खा लूँ, बिगर खाए ले गए। तो वो अलग दृश्य है। कहाँ रखा आपको? मेरे को पहले देखिए, पहले 6 महीने तो मैं रहा जयपुर जेल में। फिर हमारे झगड़ा हो गया जनसंघ के लोगों से। अच्छा, जनसंघ के कौन कौन लोग थे उस वक्त? जनसंघ के हुक्मानी थे, ये वो जो मर गए उजला अरोड़ा थी, और गुमान मल्लोडा। नहीं, ये लोग सब जोधपुर में। अच्छा, जोधपुर में थे। हाँ, ये लोग जोधपुर में थे। और ऐसे घनश्याम भी, हाँ, ये घनश्याम शिखर से आ गया था। घनश्याम तिवाड़ी। हाँ, शिखर से इधर आ गया था। ये कालीचरण नहीं थे उस वक्त। ये इमरजेंसी में बंद नहीं हुए। कालीचरण सराफ बंद नहीं हुए ना, ये थे ही नहीं।
मैंने सुना है कालीचरण सराफ ये जेल- बेंगलोर में इनके अपने रिश्तेदार के यहाँ काम कर रहे थे। बंगलुरु। नहीं, मैंने तो सुना है कि कालीचरण सराफ मैं गारंटीड बोल रहा हूँ आपको, मैं स्वयं मैं वहीं से तो निकला हूँ। खैर, तो वो तो जेल में तो मेरे को तो यहाँ से वो झगड़ा हुआ, तो झगड़ा होने के बाद में यहाँ से कुछ लोगों को अलवर भेज दिया, कुछ को जोधपुर भेज दिया, किसी को धौलपुर भेज दिया, मुझे अजमेर भेजा। तो मैं अजमेर, तब मेरी कुंभाराम चौधरी अजमेर में पहले से बंद थे। अच्छा। तो उन्होंने जब कि मैं आ रहा हूँ ऐसा पता लगा, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का तो मेरा है, इसको मेरे पास में रख दो। उससे पहले से परिचय था आपका कुंभाराम आर्य से? अरे कुंभाराम जी से तो मैं, उनका बेटा मेरे इलेक्शन में बड़ा काम किया उसने, अच्छा। जो काम मैं नहीं कर सकता था। मैं कास्ट वाला मैन्योवर, मैं झूठ नहीं बोल सकता और ना वैसा नहीं कर सकता था, वो सब किया उसने सबसे। और मुझे 4000 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 10% वोटिंग हुई, 3200 वोट मिले और 800 मेरे अपोनेंट को, एक विश्नोई लड़का था, बलवंत विश्नोई नाम था उसका, उसको मिले। ये इतना तो उल्टा मुझे लगा कि ईमानदारी से लड़के आप ये कर सकते हैं, मुझे मालूम थोड़ा था कि पीछे क्या क्या किया है। अच्छा, जेल में फिर कुंभाराम आर्य आपको मिलते हैं? यस, वहाँ से कुंभाराम जी के साथ में मैं जब था तभी वहाँ मैं रहा करीब 19 में से 3-4 महीने निकाल दीजिए, फिर बाकी के साल भर में रहा अजमेर जेल में। फिर बाद में ट्रांसफ़र हुआ मेरा जयपुर, वहाँ से मैं रिलीज़ हुआ। तो जयपुर में कौन कौन थे? जयपुर में सूर्यनारायण चौधरी थे, वीरेंद्र बंधु थे, नाम बता रहा हूँ अब, बार काउंसिल चेयरमैन थे वीरेंद्र बंधु, और सूर्यनारायण मास्टर रामचरण अंत्यानुप्रासी थे समाजवादी पार्टी के, और मोहन पूनमिया थे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के, और बड़े नाम तो यही रहे, और हुक्मानी वगैरह भी यहीं रहे हुए, तो वहीं यही हुक्मानी सर संघ संचालक थे हुक्मानी राजस्थान के। अच्छा, ओके। एक इंटरेस्टिंग बात तो मुझे पता चली अभी, और मैंने रिसेंटली पंडित रामकिशन की किताब पढ़ी है, मैं जिंदा हूँ। 100 साल के समाजवादी नेता, वो भी आपातकाल में जेल में बंद थे। उन्होंने बताया कि ठीक है, ऊपर से आदेश आ गया इंदिरा गांधी का, या फिर दिल्ली से ऐसा फरमान आ गया कि इन लोगों को जेल में पकड़ के डालना है, लेकिन उसके बावजूद भी हरिदेव जोशी ने अंदर खाने बड़ा सहयोग किया कुछ लोगों का, कि चलो ठीक है, घर परिवार का ध्यान रखा, घर परिवार के लोगों से मुलाकात जारी रखी। आप जो बात बोल रहे हैं वो बात मैं प्रत्यक्ष उसका चश्मदीद हूँ। और वो ये कि सर्दी का मौसम था, और भैरव सिंह जी की धर्मपत्नी जो हैं वो उजला अरोड़ा के नाम अलॉट मकान के अंदर गैरेज में रहती थी, उनकी डॉटर उनके साथ में रहती थी। उनको पता था हरदेव जोशी को कि इनके पास में जरियाए आमदनी कुछ नहीं है। वहाँ पर उन्होंने गेहूँ भिजवाए, वहाँ पर उन्होंने रजाइयाँ भिजवाई, लगातार ध्यान रखा, और वो ये काम किया। कल्याणमल जेलर थे, वो सब काम ये करते थे, उनके श्रीमुख से हमने सारी बातें सुनी। जो मुख्यमंत्री आपको पकड़ के जेल में डाल रहा है, और वो मुख्यमंत्री आपको लेके बड़ा चिंतित है कि इनके परिवार के पास में राशन है या नहीं है। मैंने कहा ना कि राजस्थान की राजनीति में शत्रुता नहीं थी, ना इत्तेफाकियाँ थी। ना इत्तेफाकियों को सम्मान से देखा जाता था। ये नहीं मानते थे कि ऐसे ही ऐसे कैसे है? लोग हैं उनके पीछे, बात है उनके पीछे, तो कैसे? यही बात पंडित रामकिशन ने लिखी है कि मेरे बच्चे उस वक्त बीमार रहा करते थे, हरदेव जोशी बार बार पूछते थे, डॉक्टर भिजवा देते थे कि परिवार का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपके परिवार का रखा? मैं दुखी तो होते हैं। मेरी मदर की डेथ हो गई उसी वक्त। उस वक्त मैं तो 7 दिन के लिए बाहर आया, तो इन लोगों ने कहा कि जा रहा है माफ़ी मांग करके। अच्छा, अच्छा, मैं इस बात पे आऊँगा। कुछ लोग माफ़ी मांग के बाहर निकले थे। माफ़ी मांग के क्या बाहर निकले थे? कुछ लोग तो अंदर 2-2, 3-3 महीने के लिए बंद हुए सिर्फ। कौन कौन? अब उनके नाम भी नहीं अभी हैं वो लोग ना सब, और वो सब लाभार्थी हैं, उनको क्यों एक नाम तो मैं लूँगा, ये पंडित रामकिशन ने भी लिखा है ना, और गुमानमल लोढ़ा। गुमानमल लोढ़ा तो मैंने बता ही दिया आपको, माफ़ी मांग के बाहर निकले थे। माफ़ी मांग के नहीं, उनको तो उन पे तो हर्षित होकर के
फिदा हो गई सरकार, जिस तरह की इन्होंने बात बोली उधर जेल के अंदर, विधानसभा के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया और कहा कि मिसेस गांधी कैसे मजबूत डेमोक्रेसी को कर रही है। स्तुतिगान किया इंदिरा गांधी का। हाँ, ये विधानसभा की कार्रवाइयों की जो पुस्तक छपती हैं उस वक्त की, उसमें दर्ज है। अच्छा, हाँ, दर्ज है। आज वो नहीं रहे, उनको अब दुनिया से चले गए, उनको उनके बारे में क्या कहें। ठीक बात है सर। क्योंकि मैंने शायद आपको बताया नहीं कि अजमेर जेल जब वो आए थे तो उनका क्या हाल था। गुमान मल्ल विधानसभा में जाने के लिए जब अजमेर जेल नाइट स्टे किया उन्होंने, तो कुमाराम जी ने बुलाया, मुझे बताया कि बहुत परेशान है, इनको ऐसा लग रहा है कि कल जब इनको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे और सारी दुनिया देखेगी तो बड़ी बदनामी होगी। तो मैंने बताया था उनको कि DIR वालों को हथकड़ी नहीं लगती, मीसा वालों को ये DIR वालों को हथकड़ी लगती है, तो निश्चित रूप से लगाएंगे इनके। तो उनको और BP लो हो गया। बाद में जो होम कमिश्नर थे उनसे पता किया, पता करने पे पता लगा कि नहीं आप इनके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो वो बड़ा घबरा रहे थे इस बात से। अच्छा, हमें हथकड़ी और बेड़ी का सिलसिले से कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो भगत सिंह ने भी लगवाई थी, तो सम्मान का सिलसिला था। नहीं, ये लोग तो लास्ट तक टिके रहे थे। सतीश चंद्र अग्रवाल, भैरू सिंह शेखावत, नहीं, पंडित राम किशन। देखिए ये इनको देखिए, सतीश जी की बात छोड़ दीजिए। सतीश, ये लोग सारे स्थापित लोग थे। भैरू सिंह जी की बात को आप, भैरू सिंह जी का तो परिवार गड़बड़ा जाता है ना अगर इस तरह से कोई मदद नहीं पहुंचती तो। अच्छा, कोई इस तरह का सहयोग भी नहीं था उस वक्त ना। और भैरू सिंह जी जिस मनस्थिति के थे, वो तो मास्टर जी ध्यान रखते थे, बिशन सिंह जी। अच्छा, बिशन सिंह जी ने बड़ा ध्यान रखा भैरू सिंह जी के, पूरे परिवार का ध्यान रखा। लेकिन तनख्वाहें कहाँ थी इतनी? ध्यान तो आप परिवार को पालना बड़ा मुश्किल होता है। आज तो पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो उस जमाने में बड़ा मुश्किल था। पैसा नहीं होता था राजनेताओं। कहाँ पैसा। आपातकाल के बाद में सर चुनाव होता है राजस्थान में और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। आपने उस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा, बताइए थोड़ा। वो बातें नहीं जो पब्लिक डोमेन में है, वो बात बताइए जो लोगों को नहीं पता। भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री कैसे बने, बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, भैरू सिंह शेखावत पहली बात तो कभी भी कट्टर कुछ भी नहीं थे। वो कभी बहुत लिबरल, उदार हृदय के आदमी रहे। और राष्ट्रवादी थे, लेकिन अति राष्ट्रवादी नहीं थे। और राजस्थान की जनता उनको बेहद पसंद करती थी। ये भी उनको उस दौरान घूमने से पता लग गया था। जब जनता पार्टी का वो सारा बन गया, उसके बाद में ये हो गया। तो लीडर चुनने की बात जब आई, लीडर कौन हो, तो जनसंघ दल के नेता तो थे गुमानमल लोढ़ा। तो उनके लिए तो हम लोग, मैंने खबरनवीस से एक अखबार निकालते थे, उस पर हमने छापा कि इन्होंने क्या क्या किया है, वो सब बता रहा हूँ। और बताओ ना क्या क्या किया, क्या क्या छापा आपने? वो जो स्पीच थी इनकी विधानसभा की, वो बताई कि इन्होंने क्या बोला था। इंदिरा गांधी की स्तुति की। हाँ, इंदिरा गांधी को हाँ, ग्लोरीफाई किया गुमानमल लोढ़ा ने। तो वो तो उनका नंबर तो कट गया। तो ये आपने किया ये कांड पूरा? ये बिल्कुल। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि होम सैनी वो शख्स हैं जिन्होंने गुमानमल लोढ़ा के मुख्यमंत्री बनने के दावे को अपने अखबार के माध्यम से पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा सर, अभी जब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात चलती है तो लोगों को नहीं पता कि गुमानमल लोढ़ा भी उस वक्त मुख्यमंत्री CM इन वेटिंग थे। मास्टर आदित्येंद्र का एक भाई सहज रिप्लाई है इसकी बड़ी। जनसंघ दल के विधायक दल के नेता थे गुमानमल लोढ़ा। बिल्कुल। तो जब कुछ मिलने का सिलसिला होगा तो विधायक दल का नेता ही तो वो सब बनेगा। तो यही लेकर के, और आडवाणी जी के पास में, अटल जी के साथ में, राजमाता सिंधिया के साथ में जो उपस्थित थे, उनके पास यही तो आर्गुमेंट था। लेकिन जिस तरीके से उनको पेश किया गया, वो पेश करने में बड़ी मदद की हरिशंकर भाभड़ा ने। ललित किशोर चतुर्वेदी को बनाना चाहते थे, गुमानमल लोढ़ा तो बनने नहीं, वो तो हो गया। अच्छा, गुमानमल लोढ़ा का मतलब आपने जब वो खबर की, खबरनवीस उसके साथ में समाप्त, उसके बाद में उनका दावा कमजोर हो गया। कमजोर क्या, वो तो समझ में आ गया कि अब होने की संभावना ही नहीं। तो गुमानमल लोढ़ा को ये समझ आ गई कि अपना नंबर अब कट चुका है। अगला नाम आगे हुआ ललित किशोर चतुर्वेदी। ये नाम किसने आगे किया? ललित किशोर चतुर्वेदी संघ के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में उदार और अति उदार, ये समझ लीजिए आपकी, ये अति राष्ट्रवादी थे एक तरीके से ना। ललित किशोर चतुर्वेदी। हाँ,
ललित किशोर चतुर्वेदी कि सबको इस संघ का आदमी ही बनना चाहिए, इस तरह की मनस्थिति वाले जो लोग थे उनमें। तो ये उसमें हरिशंकर भावड़ा ने जो नाम प्रस्तावित किया, उससे पहले वो इनका नाम प्रस्तावित होना था, वो जिसकी जिम्मेवारी थी वो नहीं कर सके। तो भैरव सिंह जी का नाम हरिशंकर भावड़ा ने प्रस्तावित किया और उस प्रस्तावित विधायक करने दल की विधायक दल की बैठक में विधायक दल की बैठक में, हाँ, लक्ष्मी विलास होटल में हो रही थी। हरिशंकर भावड़ा ने भैरव सिंह शेखावत का नाम प्रस्तावित किया। ठीक। ये प्रस्तावित करना बिजली के करंट की तरह से हुआ, ऐसा नहीं कि साहब आप उसके बाद में थाम लिया माइक अटल जी ने कि चलिए फिर हो जाए विधायक दल के, तो इसमें तो अब कोई किसी को विरोध तो नहीं है, तो कौन बोलेगा कि विरोध है। तो इस तरीके से भैरव सिंह शेखावत लीडर ऑफ द हाउस चुने गए। मास्टर आदित्येंद्र का एक दावा था। ना, मास्टर आदित्येंद्र कहीं नहीं स्टैंड करते थे, कहीं नहीं थे। नहीं, ये तो फिर ख्याल हैं काफ़ी सारे। उससे पहले जब जनता दल बन रहा था उस वक्त जैसे पंडित जी ने भैरव सिंह जी के लिए हाँ की, पंडित राम किशन, हाँ, नहीं यही बात बार्गेनिंग सौदेबाजी का सिलसिला हुआ, वो बहुत एक्चुअल में जो सोशलिस्टों की तरफ से मास्टर आदित्येंद्र ये चाहते थे कि राजस्थान, वो जो 3 प्रदेश का जो एक समझौता हुआ था, मास्टर आदित्येंद्र की इच्छा ये थी कि अगर मुख्यमंत्री पद राजस्थान में सोशलिस्ट समाजवादियों को दिया जाए तो उनका नंबर राजस्थान में लग सकता है। लेकिन यहाँ जो पंडित रामकिशन थे वो पहले ही भैरव सिंह शेखावत के साथ हो लिए थे कि भाई भैरव सिंह शेखावत, हाँ, इसीलिए तो उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है ना कि भैरव सिंह जी को बनाने हाँ, में नहीं, पंडित रामकिशन का बड़ा योगदान है। पंडित रामकिशन ये भी कहते हैं कि इस पूरे कांड की वजह से, और मैं जब भैरव सिंह शेखावत के साथ गया तो मास्टर आदित्येंद्र ने उनसे बड़ी नाराजगी रखी बहुत लंबे टाइम तक। उन्हें लगा कि अगर पंडित रामकिशन, क्योंकि पंडित रामकिशन समाजवादी, सबसे बड़े समाजवादी पार्टी के नेता रहे, सही, ये सही है, लेकिन और भरतपुर के अलग रहे। हाँ, वो मास्टर आदित्येंद्र भी भरतपुर से थे, ठीक बात है। तो अगर पंडित रामकिशन मैनेज हो जाते तो हो सकता है कि नहीं, वो संभावना थी नहीं। देखिए, अंदरूनी राजनीति जो चल रही थी उसमें अटल जी की पसंद थी भैरव सिंह शेखावत, और राजमाता की भी पसंद थी। ललित किशोर चतुर्वेदी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं। राजमाता विजया राजे सिंधिया, उसी का तो उधार चुकाया है उनको यहाँ पर वसुंधरा जी को जो हैसियत और समझ दी है बिगनिंग में। घनश्याम तिवारी उस वक्त आ चुके थे राजनीति में। घनश्याम तो ये सब तो भैरव सिंह जी की तैयार किए हुए हैं। घनश्याम तिवारी वगैरह की ये हैसियत नहीं थी। ओके, हाँ, भंवरलाल शर्मा की हो सकती है, जो यहाँ जयपुर के थे, उनकी हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ। आपकी बड़ी दोस्ती रही भैरव सिंह शेखावत से? दोस्ती नहीं, वो मेरे बड़े थे तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता था और मुझे उनकी उदारता बहुत पसंद थी। जैसे ये उदारता कि नाइत्यफाकियों का सम्मान करना, मेरे से ज़्यादा नाइत्यफाकी उनसे कौन रखेगा, हमेशा ही लड़ता रहता था मैं, लेकिन मुझे हमेशा वो बड़ा स्नेह किया उन्होंने। आपकी साइकिल के पीछे बैठते थे? साइकिल के पीछे बैठते थे नहीं, उनका फ्रैक्चर हो गया था, तो कॉफ़ी हाउस जाने के लिए MLA क्वार्टर से कौन लेके जाए, तो मैंने कहा कि बैठो आप ऐसा, कह रहे और रहेगी टूटी हुई, दूसरी और टूट जाएगी, नहीं, बिठा के लेके आ गया। तो वो फिर खबर बन गई ना, सबको पता लग गया कि, और सारा प्रेस तो कॉफ़ी हाउस में बैठा रहता था, तो पता लगा कि क्या ये वो देखा है लोगों ने। ऐसा हुआ कभी भैरव सिंह शेखावत नाराज हुए आपसे, क्योंकि आप बड़े उग्र थे उस टाइम पे? हाँ, उग्र मैं था, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि राजस्थान में नाइत्यफाकियों की शत्रुता की राजनीति कभी नहीं हुई। यहाँ कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट, मध्यम मार्गी और वाम मार्गी और दक्षिणपंथी सारे अपनी नाइत्यफाकियों को लेकर के और विचार करते थे, द्वंद्व करते थे, लेकिन शत्रुता नहीं करते थे। इनके सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, वो सारे बड़े सम्मानीय तरीके से जिंदगी खींचे हैं इन्होंने। ये तो अब जाके स्टार्ट हुआ है कि शत्रुता होने लगी है, और बड़ा आश्चर्य होता है। थोड़ा विषयांतर कर लेते हैं। आपने इससे पहले भी एक चर्चा छेड़ी थी, और राजेंद्र राठौड़, महेश जोशी, रघु शर्मा, ये वही टाइम था भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री बनने के टाइम, इनका जब ओरिजिन हो रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी में?
हाँ, ये देखिए 77 की बात है, राजेंद्र 78 में प्रेसिडेंट बने थे। देखिए महेश जी को तो मैं जानता हूँ इस तरीके से कि वो पुरानी बस्ती के हैं, इसलिए मैं भी पुरानी बस्ती का ही रहने वाला हूँ। रघु तो कैकड़ी के हैं और यहाँ आए। इनकी राजनीति अलग किस्म की रही है, जो प्रदेश कांग्रेस से संचालित होती थी। इनके पास में चूँकि सत्ता के रिप्रेजेंटेटिव होते थे तो कोई दिक्कत इनको कभी हुई नहीं। हम लोगों के साथ में इनका कोई ताल्लुक रहा नहीं। महेश जोशी का, रघु शर्मा का आपसे नहीं रहा? नहीं, उस वक्त जब ये हुआ करते तो हम लोग राइवलरी के साथ में ही रहे कि SFI या AISF, ये युवजन सभा धीरे धीरे खत्म हो गई जो हुआ करते। राजेंद्र राठौड़ जनता दल से रहे। ये बेसिकली बीजेपी या RSS के नहीं है। ये तो आजकल उनके जो लेख वेख पढ़ते हैं उससे लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ के भी वो भी, लेकिन इनका ताल्लुक, इनके तो क्रिएटर चंद्रशेखर जी रहे हैं या कल्याण सिंह जी, ये इनके क्रिएटर हैं। वो मैं ठीक से जानता हूँ। ठीक बात है। भैरू सिंह शेखावत का बड़ा भैरू सिंह जी तो देखिए, भैरू सिंह जी ये सब चीज़ें भैरू सिंह जी करते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे ये इन लोगों ने किया, चंद्रशेखर जी ने या कल्याण सिंह जी ने। ये इस तरीके से नहीं, वो पार्टी डिसिप्लिन को बड़ा मेंटेन करके चलते रहे। प्रदेश अध्यक्ष जो होता था उसको, और पार्टी संगठन में क्या कुछ फैसला होता उस पर। ठीक बात है। और सर उसी टाइम पे एक समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट नेता थे जयपुर में, सुरेंद्र सिंह, जो बाद में गंगानगर से विधायक बने। सुरेंद्र सिंह समाजवादी नेता क्या थे? तो प्रोफेसर केदार के शिष्य थे और वामपंथी कमाल के आदमी थे, और उन्होंने ही हराया इनको। किनको? भैरू सिंह जी को तीसरे नंबर पे आ गए। वो मैं सर उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनी बातें नहीं, उस पे मैंने वो स्टोरी माया में छपी है और इलेक्शन रिजल्ट से पहले छपी थी, तो उन्होंने कहा कि तूने क्या लिखा है? मैंने कहा बिल्कुल मैं लिखना छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ, अगर आपका तीसरा नंबर नहीं आया तो। सर कहानी ये चलती है कि भैरू सिंह शेखावत सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, गंगानगर को और की गंगानगर से। तो सुरेंद्र सिंह वहाँ बड़े तेज तर्रार वामपंथियों के नेता, मजदूरों के नेता, रिक्शे वालों के नेता, किसी के भी साथ उठते थे, बैठते थे, बड़ा उनका माहौल था। तो भैरू सिंह शेखावत वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे। भैरू सिंह शेखावत ने बुलाया सुरेंद्र सिंह राठौड़ को कि देख सुरेंद्र, तू मेरे वोट काटेगा। सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि वोट तो आप मेरे काटोगे, मैं तो वहाँ का नेता हूँ। ठीक है। भैरू सिंह शेखावत की ये बात गले नहीं उतरी कि एक नौजवान लड़का मतलब ये दावा कर सकता है। देखिए, ये नौजवान लड़का नहीं, उस लड़के को जो जर्नलिस्ट है वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे। मैंने कहा ना, मैं तो लिख दिया। अच्छा। तो मैंने कहा क्या लिखा है? मैंने कहा यही सच है, देख लीजिएगा। और वो वही सच ना। हाँ, तीसरे नंबर पे भैरू सिंह शेखावत और वो दूसरे नंबर पे। और जो उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे मेरी तो साख बनी भैरू सिंह जी के पास में कि यार बहुत चीज़ों को बहुत सलीके से देखता है। जो बात उनके लोगों को बतानी चाहिए थी कि साहब आपका हाल वहाँ पर क्या है, आपकी स्थिति क्या रहेगी, वो बात मैंने अपने लिख के बता दी कि ये रहेगी। जो लीडर होता है ना, उसको कॉन्फिडेंस होता है। मतलब CM के सामने आप इस तरह की बात कर रहे हो कि आप मेरे वोट काटने के लिए आ रहे हो, मैं आपके वोट नहीं काट। क्या ये तो है, इसमें कोई शक नहीं। सुरेंद्र जी कैसे वो उनको खामखाई उसी हादसे में तो ये हमारे जो राजेंद्र सिंह राठौड़ को बहुत खफा हुए उन पर। आप सुरेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में बताइए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ लाजवाब आदमी थे, नौजवानों के बड़े साथी थे, और जब भी जयपुर आते थे तो 10-20 लोगों को रोज़ शाम को यूथ हॉस्टल में खाना खाने बुलाते थे। और अपने जिसे यारबाज कहते हैं, यारबाज आदमी। हाँ, ये बात सच है मैन। और किसी अपने बहुत ही उनके साथ का ही हो, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदारी हो, अगर उसने कुछ गलत किया तो कहेंगे गलत किया है, ये कहने का दम था उस आदमी में। मैं सर पहला ऐसा नेता देखा मैंने राजस्थान में, वामपंथी सुरेंद्र सिंह राठौड़ की तारीफ करते हैं। RSS के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि यार जो भी वो आदमी बड़ा लाजवाब था। कांग्रेस वाले लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ जैसा नेता तो गंगानगर में हुआ। इसका कारण मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान में शत्रुता की राजनीति नहीं होती थी। यहाँ नाइट इत्तेफाकियों को सम्मान से देखा जाता था।
ना ये नहीं कि इसका काम तमाम कर दो, ये हमारे खिलाफत में है, ऐसा नहीं था। और मैं कहता हूँ कि पूरे देश का माहौल इस सूत्र से बदल सकता है कि ना इत्तेफाकियों को शत्रुता से मत देखिए, विचार को विचार से किल करने की चेष्टा कीजिए। कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम आर्य, आपके सबसे घनिष्ठ लोगों में से एक, आपकी बड़ी बनती थी उनके साथ में? नहीं, बनती थी नहीं, मैं उनका दत्तक पुत्र हूँ उनके मुताबिक। अच्छा। और वो दत्तक पुत्र मैं कब बना, खास तौर से कि जब प्रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद में वो उनके घर पे जो दुर्गापुरा में था उस पर बैठे हुए थे, तो लोग मिलने आए तो वो बताया कि भाई ये कौन है, तो वो बता दिया ये है। ये जो बताना है ये एक बार बड़ा खतरनाक हो गया। भारत का रक्षा मंत्री उनसे मिलने के लिए विट्ठल भाई पटेल हाउस जो है, राज्यसभा के सदस्य थे, वहाँ आ गया। मुझे बाहर इन्होंने बिठा रखा कि मैं लिख रहा हूँ, कोई किसी को मत भेजना अंदर, तो मैं अखबार पढ़ रहा था, तो वो भारत के रक्षा मंत्री आए, उन्होंने कहा भाई चौधरी साहब हैं क्या? मैंने कहा हाँ है। तो जाने लगा, मैं रुक जाइए, मैं पूछे आता हूँ उनसे, आप कौन? उसने कहा अरे मेरे को नहीं जानते यार। कहा मैं बंसी लाल। मैंने कहा रुकिए, मैंने कहा पिताजी कोई बंसी लाल जी आए हैं, वो आपसे मिला। कह रहा आने दे बेटा, भारत का रक्षा मंत्री है। मैंने कहा बता रही है। तो उन्होंने पूछा ये ऐसे कैसे, कौन बोलता है ये? कह रहे तो तू लीडर है तो वो भी लीडर है भाई, वो लीडर जिसको बिठा रखा है मैंने बाहर, वो राजस्थान में नौजवानों का लीडर है। ऐसा जवाब कुंभाराम चौधरी ने दिया बंसीलाल जी को। नहीं, कुंभाराम आर्य का तो ये था भी, मतलब लोग देखिए बहुत ज़्यादा खुल के बात करने में डरते थे कुंभाराम आर्य से। मैं लेकिन उनका बड़ा प्रिय था, और इसके बाद में तो कमाल का प्रिय हो गया। बड़े अकड़ू टाइप के नेता थे वो। एक चीफ सेक्रेटरी थे, उनको झाड़ दिया था, कहा कि हाथ पे ऑर्डर लिख दिया, बड़का बाबू कह दिया। तो बड़े बाबू सुखाड़िया जी की सरकार थी, कैबिनेट मीटिंग में उनको मेहता जी थे, क्या नाम था उनका, तो उनको झाड़ दिया। तो उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया अपना कि कोई मंत्री मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है। भगवत सिंह मेहता जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनसे कहा कि साहब ये तो ये हो नहीं सकता। कह रहे क्यों नहीं हो सकता, कानून बदल कि सब लिख दीजिए आप, किला मैं इसके हाथ पे लिख देता हूँ, हाथ पे लिख दिया, जा बदल दे कानून, इसको दे रहा था। ऐसा इस तरह का ड्रामा हुआ है, वो पॉलिटिकल ड्रामा था। नहीं, मेहता जी इतने खफा हो गए थे, उन्होंने सुखाड़िया जी को इस्तीफा भेज दिया था कि मेरे से मंत्री जी ऐसे बात कर रहे हैं। ये अंदाज था कुंभाराम आर्य का। कुंभाराम आर्य तो कुंभाराम आर्य थे, इसमें कोई शक नहीं। चर्चित कांड हुआ था, उसके बारे में अभी लोगों को मालूम नहीं है, गुड़ कांड। हाँ, अरे कमाल है, कैसे नहीं है, लोगों को खूब मालूम है। वो कहा कि आप गुड़ खा गए, वो सहकारी उसके वो क्या पूरा मामला बताइए, मतलब तो क्या है? मतलब गुड़ खाने का आरोप था कि ये, अब आरोप था सही था या नहीं था, लेकिन राजस्व मंत्री थे, छोटी चौपड़ पर खड़े होकर के इन्होंने कहा भाई कहता है सुखाड़िया कि मैं गुड़ खा गया। भाई खाने की चीज था, खा गया। अरे तू सोना खा गया, तू सोना, बांदर सिद्धि। तू सोना खा गया उसकी बात नहीं, मैं गुड़ खा गया उसकी बात। तो लोग हंस हंस के पागल हो गए। और वो जो इतना बड़ा लांछन था हवा में उड़ गया, खत्म हुआ। लेकिन वो कांड जो है सादड़ी सोना कांड, बांदर सादड़ी। नहीं, पर उसके बेस पे क्या हुआ ना कि भैरू सिंह शेखावत ने कुंभाराम जी की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने झूठा कागज लहरा दिया विधानसभा में कि कुंभाराम की फाइल ये रही, कुंभाराम की फाइल ये रही। फिर वो बाद में उन्होंने पार्टी चेंज की। नहीं, भैरू सिंह जी की बड़ी क्या विख्यात क्या कहते हैं तस्वीर थी ये, कागज हाथ में खा लिए और उनको ये है। तो कई बार लोग कहे खोल के दिखाओ पहले। नहीं है, लोग ऐसी मजाके भी। अब मैंने हाउस को कवर किया है उस जमाने में। तो ये तो बड़ा उनके साथ में बड़ा पॉपुलर वो था, क्योंकि बड़ा डन्नाट बोलते थे। और उसके बाद में सबूत जैसे उनके पास में सारे है ही नहीं है, वो तो बाद में आ जाएंगे। चतुर राजनेता था। अच्छा सर, एक और बड़ा एक चर्चित मामला हुआ, उसमें मैं आपकी भूमिका और आप क्या कर रहे थे उस वक्त, और डिवराला सत्ती प्रकरण। भैरू सिंह शेखावत के सामने बड़ी मुसीबतें आई,
कल्याण सिंह कालवी अचानक से हीरो बन के निकले उस पूरे मामले से। क्या मामला था? मतलब मामला तो मालूम है। ओम सैनी उस वक्त क्या कर रहे थे? देखिए, मैं जैसे पता लगा तो हम लोग दिवराला की ओर कूच कर गए, किसी को भी बताया नहीं। ये हम लीड करना चाहते थे। सबसे पहले तो मैं था और एक इंडियन एक्सप्रेस के करस्पॉन्डेंट थे, पुष्प सराफ। हम दोनों गए तो वहाँ पता लगा कैसे जाएं, क्या करें। तो उसमें जो पड़ोस में मकान था उसमें हमारे जो सचिवालय में सेवारत है उनकी पत्नी का मतलब घर था, यानी कि उनका ससुराल था। उनके यहाँ से हम लोगों ने ये सारी बातें जानने की चेष्टा की, जितनी जानी। बाद में इंटरव्यू करना चाहा उनके ससुर को, तो उनके साथ में वो सारे आदर सत्कार के साथ में किया। उसमें पूछा हमने कि ये सब आप तो टीचर हैं, आपने राम मोहन राय भी पढ़ा होगा, ये कैसे होने दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है साहब, बस बहुत हो गया, पधारो। तो ये एक मतलब ये बोलना बहुत मुश्किल काम था उस वक्त, क्योंकि तलवारें ले के वो उधर चिता के उस पे चुंदड़ी महोत्सव जो हो रहा था, सारा सब चल रहा था। तो ये तो हुआ, लेकिन जिस भैरव सिंह जी ने और नाथूराम जी ने और हरदेव जोशी ने, तीनों ने, और निश्चित रूप से कल्याण सिंह जी ने कहा कि हमारा ये शौर्य वाला सिलसिला शौर्य है, परंपरा है। इसको जब मैंने स्टोरी कर दी तो उसमें वो ठाकुर सारे इकट्ठे होकर के, और कल्याण सिंह जी के यहाँ मैं गया था तो वहाँ कि क्या लिख दिया आपने? अच्छा, आपने क्या लिखा था? अब वो तो याद नहीं, लेकिन जो लिखा था वो उसमें कल्याण वही सिंह शब्द कालवी कल्याण सिंह जी के ही शब्द लिखे थे। तो मैंने कहा हाँ। कौन से अखबार में थे आप उस वक्त? माया। अच्छा, माया मैगजीन में। हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने कहा देखिए यूं क्यों जाएंगे, मैं देख इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ। कल्याण सिंह कालवी का पूरा वर्जन आपने एज इट इज छाप दिया। ठीक है, फिर? तो ये सब तो मेरे को घेर के बैठे हुए थे वहाँ, मतलब मैं जब घर गया उनके तो ये निकल के आए। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं साहब? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने एक एक शब्द वो लिखा है जो मैं बोला था। कल्याण सिंह कालवी ने कहा। ठीक है, फिर क्या सबके कि जब इन्होंने कहा है तो ये इसके बाद में कोई बात ही नहीं है। तो ये इस तरह की ऐसा व्यवहार अक्सर राजनेताओं में नहीं होता है। वो बदलती हुई स्थितियों के साथ कहते, मैंने कहा ही नहीं, आपने गलत छापा। कल्याण सिंह कालवी कल्याण सिंह स्टैंड लेने वाले शख्स थे। ठीक बात है। तब तक तो अशोक गहलोत भी सांसद बन गए थे। हाँ? अशोक गहलोत भी सांसद बन गए थे तब तक। अशोक गहलोत तो खैर उनका सिलसिला बड़ा अलग है, मैं जानता मैं नहीं। एक आरोप लगा रहा हूँ, मैं इनको जानता ही नहीं। मैं उससे पहले एक आरोप लगा रहा हूँ सर आपके ऊपर। मेरी भी राय है और लोगों की भी है, मैं लोगों की राय में अपनी राय कि ओम सैनी अशोक गहलोत के लिए शुरू से सॉफ्ट रहे हैं। हाँ, सही है। माली भाईचारा? नहीं, ये नहीं। ओके। मेरा ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी में ये एक मध्यम मार्ग की राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, और कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोग हैं उसमें से नीट एंड क्लीन पीपल कमिटेड वाला आदमी अगर कोई है, जब मैंने लिखा उस वक्त तो ये अशोक गहलोत नजर आया। मैंने इनको ये कब की बात है ये? अब ये 2002-3। देखिए ये जब सांसद बने तभी से ना, मतलब मैं इन जर्नल फिर इनकी मदद को नज़र आया हर जगह। मतलब जब ये पीसीसी चीफ बने तो इनके सारे क्रियाकलापों को मैंने लिखा कि इन्होंने किस तरीके से जन संगठन खड़े किए हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ, 156 सीटें जो आई, 85। ये भी तो बात है ना आपके बारे में कि आपने सपोर्ट भी किया अशोक गहलोत को। नहीं, सपोर्ट नहीं है, इश्यू वाइज। कैसे, थोड़ा बताइए ना। देखिए कैसी दोस्ती रही अशोक गहलोत से आपकी? नहीं, दोस्ती देखिए, दोस्ती ही इज ए यंग मैन। ओके। नहीं, मेरे से तो 10 वर्ष छोटे हैं श्रीमान, मैं काहे की दोस्ती रखूं उनसे? हाँ, तो वो जब भी इश्यूज की बात आई ना, पीसीसी के चीफ और चीफ मिनिस्टर के साथ में झगड़ा, तो बड़ा कौन, संगठन या सरकार? तो मैंने हरदेव जोशी जो मेरे मित्र थे, वैसे मैंने ये साबित किया कि सरकार
का वाचडॉग है संगठन के लिए जवाबदेही है सरकार की। मतलब हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत में झगड़ा हो गया था। अशोक गहलोत में और हरदेव जोशी में भी हुआ। किस बात पे हुआ दोनों? यही कि सुप्रीम कौन? मतलब संगठन का अध्यक्ष बड़ा या मुख्यमंत्री बड़ा, तो ये इश्यूज पे मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा पीसीसी चीफ मतलब बड़ी हैसियत का है, मुख्यमंत्री नहीं है बड़ी हैसियत। आपने ये कहा? हाँ, अरे राइटिंग में है बाबा, ये सब तो राइटिंग में है। अशोक गहलोत का पक्ष लिया आपने? मैंने कहा जो संगठन का प्रमुख है वो जनता के बीच में जाता है, जनता उससे सवाल पूछती है कि आप लोगों ने ये सब कहा था, कहाँ हो रहा है, तो जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहा है। ये कहना चाह रहे हैं। यस, तो अगर आप उसमें जवाब नहीं दे सकते हो तो फिर आप क्या वो रखते हैं, तो वही आदमी बड़ा कहने का मतलब भजनलाल शर्मा सुप्रीम नहीं है, मदन राठौड़ सुप्रीम है। यस, माना जाना चाहिए। बिल्कुल यही माना जाना चाहिए। ठीक, ये अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वे अध्यक्ष अपनी शक्तियां नहीं समझता है, और अध्यक्ष ने अपनी शक्तियां किसी और को दे दी है। अभी सुप्रीम कौन है राजस्थान कांग्रेस में, अशोक गहलोत या गोविंद सिंह डोटासरा, अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है भाई, वो हो गई। आप क्यों उनको किसी का पपेट मानते हैं? वो अब उनमें अगर दम होगा तो वो इसको बनाए रखेंगे, और वरना तो अगर पपेट बनना ही उनकी वो है तो बात अलग है। बाकी तो पीसीसी चीफ वो है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया, उसको रिजाइन करना पड़ा 1952 से पहले हीरालाल शास्त्री को। ये इतिहास रहा है, संगठन बड़ा है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ना आप। ठीक बात। इसको पंडित नेहरू भी नहीं कर सके, जयनारायण व्यास को कुछ बनाना चाहते थे, नहीं बना सके। तो ये सैद्धांतिक बात है। उस सैद्धांतिक बात पे अगर अशोक जी को प्लस जाता है तो मैं क्या करूं? मैं कोई प्रयास करके तो करता नहीं। वो बात बताइए ना, अशोक गहलोत का फ़ोन आया आपके पास एक बार मिलने के लिए। अशोक गहलोत साहब का तो ये बड़ा लंबा सिलसिला, जब ये पीसीसी चीफ बने उससे पहले जब ये सांसद बने थे तो मैं नहीं जानता था कि कौन है। आप जानते ही नहीं थे? मैं नहीं जानता। अच्छा। मेरा इससे आप अंदाज लगे, मैं कास्टिज्म में मेरा यकीन ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। तो इन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और सर्किट हाउस में मेरी मुलाकात हुई पहली। वहाँ इन्होंने कहा कि आपसे फिर बात कैसे हो सकती है बाद में। मैंने कहा आपका फ़ोन नंबर क्या है? मैंने मेरे पास फ़ोन नहीं है। था वो किसी का तो ले लिया उसने। तो उन्होंने 3 दिन में ही मेरे यहाँ फ़ोन लगवा दिया। आज तक जो फ़ोन है मेरे पास में, लैंड फ़ोन जो था, आज तक वही है। और उसके बाद में मेरी बात दोस्ती बड़ी गहरी थी इसका? नहीं, कुछ नहीं। कमाल देखिए आप, मतलब आदमी को ज़रूरत होती है तो क्या क्या करता है। मैंने तो नहीं किया। अशोक गहलोत को ज़रूरत थी उस वक्त, ये कहना चाह रहे हैं? नेचुरली चर्चा करें, अगर आपको चर्चा करनी है तो कर लीजिए। मैं तो जाके कॉफी हाउस में बैठता ही, मुझे ज़रूरत ही टेलीफोन में। तो आपके घर में पहला लैंडलाइन फ़ोन अशोक गहलोत ने लिया। हाँ, ये आपकी कैश लाइन हो जाएगी। फिर लगातार फ़ोन आता था अशोक गहलोत का आपके पास? नहीं। अच्छा। देखिए ये मेरी खामखा बतियाने की आदत नहीं रही है। मैं इश्यूज़ पे बात करने का आदी रहा हूँ। ठीक है। और मुझे ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। साहब को चिट्ठी भेजो, साहब फिर बुलाएंगे, साहब फिर बात करेंगे, नहीं जाता, कभी नहीं जाता। न हरदेव जोशी के पास में गया ऐसे, न भैरव सिंह शेखावत के पास में गया, न अशोक गहलोत के पास में गया। किसी के पास में ऐसे नहीं गया पर्ची लिखवा के और साथ ना। अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो देख लूँगा, वरना तो मैं नहीं जाता। मुख्यमंत्री बनने वाली कहानी बताइए अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत, परशुराम मदेना नैसर्गिक दावेदार। अशोक गहलोत से बेहतर कोई सामाजिक समीकरण बनाने वाला आदमी कांग्रेस में नहीं है। जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी के बेसिस पे तो आप बन नहीं सकते। न शिवचरण माथुर बन सकता था, न जगन्नाथ पहाड़िया बन सकता था। आपके पास में इन सब की कंपोजिशन होने चाहिए कि यस, इनके इतना बड़ा कंपोजिशन मेरे पास में है, और वो वास्तविक होने चाहिए।
ये काम अशोक गहलोत के अलावा कोई जानता नहीं है। सीपी जोशी समझते हैं, लेकिन सीपी जोशी अपनी एरोगेंसी से चीज़ों को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। वो बहुत आड़ू किस्म से बातें करते हैं। एरोगेंट है सीपी। हाँ, वो एरोगेंसी नज़र आती है, अगर नहीं भी होंगे तो भी ऐसी नज़र आती है। तो वो बताइए ना, आप तो जर्नलिस्ट रहे हैं सर, मतलब कम्युनिटीज़ को बैलेंस कैसे करते हैं अशोक गहलोत? वो मंत्र क्या हर है? कम्युनिटी का कोई ना कोई वोट बैंक मैनेजर होता है जो ले जाकर कहता है मेरे पास में 100 लोग हैं जी, मेरे गांव के इतने लोग हैं जी। ये प्रबंधक है, मैनेजमेंट है। हाँ, प्रबंधक है उस कम्युनिटी के। तो ऐसे लोग रखते हैं अपने आसपास? आसपास रखते हैं, उसकी पूरी खातिरदारी करते हैं, उन्हीं के काम होते हैं, ऐसा लगता है। और फिर वो लोगों को विश्वास होता है कि हाँ हमारा काम भी हो जाएगा इसमें। तो ये मैनेजरियल कैपेसिटी जो जिन लोगों के पास में होती है, उनकी कंपोजिशन को अशोक गहलोत से बेहतर कोई समझता नहीं। और किस किस में मानते हैं ऐसी कैपेसिटी आप? देखिए, सबसे पहला हीरो तो रहा है मोहनलाल सुखाड़िया, जिसमें कमाल की थी, और वो 18 साल चीफ मिनिस्टर है। फिर रहे भैरव सिंह शेखावत, ये तो पार्टी की पार्टी निकल जाते थे। कैसे बताइए? जनता दल दिग्विजय निकल गया, आजम कर ली पूरी। हाँ, ये पार्टी की पार्टी निकल जाए। दिग्विजय सिंह उनको बचाने आए थे, मैं कह रहा हूँ ना कि डिफेंड करने आए थे। मैं एक सेंटेंस में बता रहा हूँ बस कि निकल गए उसको और रंग दिया। राजेंद्र राठौड़ कहाँ होते इनके पास में? देवी सिंह भाटी कहाँ होते इनके पास में? 98 में, चूंकि आप अशोक गहलोत के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, 98 में अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त परसराम मदेरणा मुख्यमंत्री पद के नैसर्गिक दावेदार थे। चुनाव उनके नाम पर हुआ था, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर वो थे। वो फैसला सही था कांग्रेस का या गलत था? देखिए, ये कांग्रेस वाले बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि राजस्थान में ये तो सच है कि खेतिहर जातियों के निर्विवाद नेता रहे हैं जाट। लेकिन खेतिहर जातियां जब बट गईं, जब इनकी एरोगेंसी से, इनके जो नए सरदारी तरीके से ये नए सामंत बन गए ये इस जाट, हाँ, जो नेता तो ये लोग निकल करके वापस उन लोगों के पास में जाने लगे जिनमें जो इनको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसमें जो भी प्रभावी थे उनके पास में चले गए लोग। ये स्थिति परसराम मदेरणा, अगर ये चूँकि एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ये बनते तो राजस्थान में बड़ा मुश्किल था कांग्रेस का उस तरीके से सर्वाइव करना। क्योंकि मतलब? जैसे ही आप क्योंकि उनका वो तौर तरीका देखा है, जब वो लोग विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कैसे बताइए ना, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। एक दो घटनाएं बताइए सर। घटनाएं तो कुछ याद नहीं आ रही, लेकिन इतना है कि उनकी एरोगेंसी बहुत अलग किस्म की है। परसराम जैसे मैंने उनको कहा कि आरक्षण वाले सवाल पर कि ये आरक्षण जो डिमांड कर रहे हैं जाटों के लिए, बट यू से व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, व्हाई शुड बी फॉर दिस रिजर्वेशन। मतलब उनको उनमें एक राष्ट्रीय ठाट नजर आ रहा था। ये अशोक गहलोत के साथ में नहीं है। ओके, चुनाव क्यों नहीं लड़ा आप? भैरव सिंह शेखावत ने आपसे कहा कि मेरे लिए सीट भी छोड़ दी थी साहब। आमिर पुष्पा जैन को दे दी ना वो। मैंने कहा कि मैं सीपीएम के उसके बगैर नहीं लड़ूंगा, मैं अपने उसूलों के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मुझे नहीं बनना था। आमिर सीट से लड़वा रहे थे भैरव सिंह शेखावत आपको? आमिर से? हाँ, अरे ये मेरी सीट थी बाबा। अच्छा, मेरे लिए थी। लास्ट में जब कुछ नहीं, मैंने मना कर दिया कि ना, मैं इनका बड़ा लोकप्रिय था इन नौजवानों के बीच में से। इधर उधर मेरी खरीदारी काफ़ी थी। लेकिन मैंने कहा कि ना, अपने उसूलों से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कांग्रेस से ऑफर मिला कभी चुनाव लड़ने? हाँ, कांग्रेस में नहीं जी, मैं कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी बुक थी ना। आप कमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं, अब तो जो अब अलग सीपीआईएम वगैरह गठबंधन के साथ अब नहीं, वो अलग है। ये इसके लिए आपको एक थीसिस पढ़नी पड़ेगी, जॉर्जी दोमित्रो की जॉइंट फ्रंट की थीसिस है। उसमें कैसे फासिज्म से लड़ने के लिए कैसे आपको एकजुट होना होता है, वो एक अलग है। इसीलिए राहुल गांधी की जब चर्चा करते हैं तो वो एक अलग सीन है।
ठीक बात। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को वो अलग है, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने स्टैंड पे बरकरार है। वो जो काले पानी में गए थे, क्या नाम उनका, सावरकर साहब, वो ही वोंट चेंज हिज माइंड। बिल्कुल, ये नहीं कि सावरकर साहब के बारे में नहीं बोलेंगे। अगर ये शिवसेना को साथ में रहना है तो रहे, ना रहे, लेकिन वो सच बोलेंगे, ये अच्छा लगता है। कैसा हार्डकोर मनस्थिति का आदमी है जिसने अपने आप को बदला नहीं। अशोक गहलोत की आप तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की आप तारीफ कर रहे हैं, आपने एक और टर्निंग पॉइंट देखा, वसुंधरा राजे का ओरिजिन। वसुंधरा राजे में कमाल है। वसुंधरा राजे के पास में जैसा विजन है, इन लोगों के पास में जो पुरखे थे ना। नहीं, वो टर्निंग पॉइंट बताइए। बीजेपी में बहुत खफा चेहरे थे उस वक्त, घनश्याम तिवारी, ओम माथुर, रामदास अग्रवाल, ये पूरी खेप थी बीजेपी ये देखिए, उसको साइडलाइन करने के लिए वसुंधरा राजे को। वसुंधरा जी का अपना मैनोवरिंग बड़ा ज़बरदस्त रहा है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी भैरव सिंह जी से। भैरव सिंह जी से सीखिए कि इन सारी भांति भांति की शख्सियतों से कैसे निपटा जाए, वो उन्होंने किया है उस हिसाब से। और वो ब्यूरोक्रेसी को भी इस्तेमाल करना जानती है। उनका पढ़ा लिखा होना और उनका एक्सपीरियंस जो है, वो ख़ानदानी जो एक राज करने का तरीका होता है, वो उनको हासिल हुआ है ना, उसको आप कैसे माइनस कर देंगे? वो कहाँ है? बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट बातें हैं सर आपकी। कम्युनिस्ट आप रहे हैं, फिर आप कह रहे हो कि उनका राज करने का तरीका, मतलब आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं फ्यूडलिज्म को। मैं कम्युनिस्ट, मैं एक्टिविस्ट थोड़ी हूँ, मैं मार्क्सिस्ट हूँ, कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मार्क्सिस्ट हूँ। Okay. मैं मार्क्सिज्म के टूल इस्तेमाल करता हूँ चीज़ों को जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए। कम्युनिस्ट जब जाकर अगर मैं पार्टी में बैठ जाऊंगा तो फिर मैं, लेकिन आप वसुंधरा राजे जिस डायनेस्टी से आती हैं, है ना, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। देखिए बुर्जुआजीज में एक कम्युनिस्टों की जुबान है, बुर्जुआजीज में जो खूबसूरतियाँ उनको, उसमें आपको अपने जज कर लीजिए, उनको अपने में मिला लीजिए, और जो बुराइयाँ उनसे परे रखिए उनको। ठीक है, तो वसुंधरा राजे ने वो अच्छाइयाँ स्वीकार की। हाँ, वैसे की वैसे ही, जैसे मैं कहता हूँ कि जो राजशाही के अंदर जो राजा जो बेहतर तरीके से काम करता है, उसका कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल, उसको याद रखिए, और उसकी रूथलेसनेस, उसके शोषण वाले चित्र को भूल जाइए, उसको मत स्वीकार कीजिए। तो हर जगह कुछ न कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं। क्या अच्छाई, मतलब सामंतवाद में आप कौन कौन सी अच्छाइयाँ, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ रही? राजस्थान के देखिए, मेरे को लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई ये बताती है कि जितना जुल्म किया है जनता के साथ में, अगर राजशाही के राजा की अनदेखी से जागीरदार जो रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले लोग रहे, उन्होंने बहुत जुल्म किया है, और उसी का नतीजा है कि राजस्थान के जो ये 7 संभाग हैं, उसमें से एक संभाग भयंकर रूप से खिलाफत में रहा, और वो शेखावाटी है। क्योंकि वहाँ जिस तरीके की लाग बाग वो जो सारा है, वो बहुत तकलीफ देने वाला रहा है। आपके यहाँ अलवर वाला इलाका है, उसमें तो बहुत डिफरेंट रहा है। अलवर वाले इलाके में, जात के लिए नहीं कह सकते, लेकिन अलवर में तो राजपूतों के साथ में जो राजा ने नीमूचाना जो कांड हुआ, ये इन सारी चीज़ों को ही देख करके, सब चीज़ें आउटराइट रिजेक्ट नहीं की जानी चाहिए, और आउटराइट रिजेक्ट हो नहीं सकती। अच्छाइयाँ हर जगह से इकट्ठा करना होता है। ठीक बात। अभी अंतिम दौर में बातचीत को पहुंचाते हैं। वर्तमान सरकार, भजनलाल जिसके मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस सरकार को? देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी सन 1980 में बनी थी, और ये कहते हुए बनी थी कि हमें कांग्रेस का विकल्प बनना है। हमें लगा उसी तरीके, जिस तरीके से उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, देखिए नाम भूल गया। चलिए आप बताइए क्या घटना है। अब ये इस उम्र में ये जब बात अटक जाती है तो यहाँ बहुत परेशानी होती है। तो वो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया, ये मध्यम मार्गी पार्टी जो बनी है। अध्यक्षता कर रहे थे वो, और ये अटल जी और अडवाणी जी उसके वो थे, वक्त वगैरह बने साथ में। तो मैं उस भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करता हूँ जो मध्यम मार्गी पार्टी थी शेप में, वो नहीं रही।
उसकी सारी डेमोक्रेसीज धीरे धीरे एलिमिनेट होती चली गई और आज उसका जो सारा स्वरूप है वो जैसा नज़र आता है आपको पता है, वो नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी जो मैंने सन 1980 में देखी थी। कब बदला ये सब कुछ, वसुंधरा राजे तक ये, सब, या ये फिर इसके बाद भैरू में सिंह तो शेखावत अब उसके के? बाद में नहीं, इसके लिए देखिए लड़ाइयाँ हुई हैं। वसुंधरा राजे ने तो लड़ाई की है। वसुंधरा राजे इतनी आसानी से कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। अब उसके बाद में ज़माना ये आ गया कि आपको पर्ची दे दिया, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आप बन जाएंगे, आपका दायित्व है कि आप उस काम को करें, आप पार्टी के मेंबर हैं। ये थोड़ी है कि आप करेंगे नहीं। लेकिन इसीलिए अगर जो भी कुछ कर रहे हैं आप उस हुक्म से कर रहे हैं जो आपको बताया गया है। आपका घोषणा पत्र क्या है ये कुछ पता नहीं है। राजस्थान में घोषणा पत्र कहाँ है बताइए? जो दिल्ली का घोषणा पत्र है वो राजस्थान का घोषणा पत्र है, जो दिल्ली का हुक्म है वही राजस्थान का हुक्म है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए डेमोक्रेटिक होना बहुत ज़रूरी है। उसकी इनर डेमोक्रेसी आप उसको कितना ही बना के रखिए, लेकिन हकीकत है मदन जी राठौड़ जब तक कुछ स्वतंत्र रूप से सोचे और बोले नहीं और मुख्यमंत्री के साथ में इत्तेफाक ना इत्तेफाक का सीन नहीं हो, तब तक डेमोक्रेटिक नज़र नहीं आता। कोई आप ये चाहते हैं कि मदन राठौर और भजनलाल के बीच? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा करवा देती है। डेमोक्रेसी इतनी आसानी से किसी चीज़ का संचालन नहीं होने देती। ठीक बात है। जैसे भैरू सिंह शेखावत और रामदास अग्रवाल के बीच में था। भैरू सिंह शेखावत, रामदास अग्रवाल, हरिशंकर भापड़ा, भंवरलाल शर्मा, बहुत सारे लोग रहे हैं जो अध्यक्ष रहे हैं और उनके साथ में टेंशन्स होते रहे हैं। और भैरू सिंह सबको पटा के चलते थे ना, सबको बना के चलते थे। भंवरलाल शर्मा को सोने से खराबी बताते थे और भी काम कर देते थे। तो ये आना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में आना चाहिए। ना इत्तेफाकियां होनी चाहिए। यस, ये कहना शत्रुता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना इत्तेफाक का सम्मान होना चाहिए। अभी शत्रुता की राजनीति मानते हैं आपकी? दुश्मनी निभाई जा रही है, दुश्मनी पाली जा रही है, दुश्मनी पैदा की जा रही है, ऐसा मान रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है, ऐसे प्रमाण है, आंखें खोल के देखने पे सब नजर आता है। तो खूब सारी बातें हुई सर। हाँ, ये बात काफ़ी है। आपने बड़े अच्छे सवालात पूछे हैं जी। मेरी याददाश्त कुछ उतनी ताज़ा नहीं रही अब, और थकने भी लगा हूँ अब मैं ना। थकने लगे? थकने लगा हूँ। एक कॉमरेड कभी थकता है? भूख लगती है उसको, खाना खाता है। क्या शेड्यूल रहता है सर अभी इन दिनों? मैं बस फ़ोन की घंटी बज रही है तो इसका मतलब है कि मैं अब कॉफ़ी हाउस या प्रेस क्लब की तरफ जाऊंगा। प्रेस क्लब क्यों जाते हैं आप? प्रेस क्लब इसलिए जा रहा हूँ कि उनको पता रहे कि मैं जीवित हूँ। जैसे पंडित जी ने अपनी उसको लिखी है ना, उसी तरीके से मैं भी, कि हमें लोग यूँ मत समझना, तुम्हें ठीक बनना है, तुम लोग ठीक नहीं हो, इसलिए आते हैं देखने। अब कौन कौन से नेता हैं जो आपको फ़ोन करते हैं, खैरियत जानते हैं कि? अब देखिए, मेरा बेटा उन लोगों के बीच में होता है तो वो खैरियत सीधी पूछ लेता है। कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा लगा सर, थैंक यू। पधारे और इतनी सारी बात हुई। हालांकि हमें पता है कि ये जो समय आपके साथ बिताया ये कम है, इससे बहुत अधिक घटनाएं आपके पास में जमा नहीं, आपने मुझे मौका दिया, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू, आपका बड़ा आभारी हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। ये ओम सैनी थे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और तमाम तमगे इनके नाम दर्ज हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और कुछ बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप क्रॉस चैट के साथ में लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।